बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ एसी पर। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है, सबसे पहले जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है खुद पसंदी। खुद पसंदी एक्चुअली हमने उन लोगों के बारे में आज डिस्कस करना है जो अपने आप को समझते हैं कि मेरे से तो बेहतर कोई इंसान है ही नहीं दुनिया में, और अपने आप को तो चलो बेहतर समझ रहे हैं, मगर अगले इंसान को, जिसको आप ये समझ रहे हैं कि वो कुछ उसको समझ ही नहीं रहे, उसके बारे में ये समझ रहे हैं कि वो तो काम का इंसान ही नहीं है, तो फारिग इंसान है, और वो जो भी बात कर रहा है वो भी गलत है। मैं जो बात कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ठीक है, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे से अच्छा इंसान कोई नहीं है, मेरे से अच्छा ज़हीन, होशियार, समझदार कोई नहीं है। ये तो फ़र्क है। ठीक है, अक्सर ये जो लोग होते हैं ना, हमें अपनी आम ज़िंदगी में मिलते हैं इर्द-गिर्द, मगर हम क्या करते हैं, हम इनको डील कैसे करें इस बारे में हमें पता नहीं होता। बहुत मुश्किल है वैसे इनको, क्योंकि जो ये खुद पसंदी का शिकार है, उसे तो खुद ये पता भी नहीं होता कि ये इस बीमारी का शिकार है। आपको पता है खुद पसंदी एक बीमारी है? जी, ये एक ऐसी ज़हनी बीमारी है जो इंसान के अंदर खलल पैदा कर देती है, इंसान के अंदर फ़ुतूर पैदा कर देती है, इंसान के अंदर अना, गुरूर, तकब्बुर ले आती है इंसान के अंदर, और इंसान इसी बीमारी के अंदर जो है ना वो जलता-कुढ़ता रहता है, अपनों को खो देता है, ठीक है? और उसके उसके इर्द-गिर्द के लोग ना उसके करीब नहीं आते, डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, उससे कराहियत खाते हैं कि यार इसके पास कौन बैठेगा? टेंशन होती है, इसके पास बैठ के कोई अपना वक़्त नहीं बर, क्योंकि ये इस तरह के जो लोग हैं ना आपको हमेशा इस तरह की बातें करेंगे, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास तो इतना बड़ा इल्म है, मैं कुछ नहीं था मगर मैंने ये बना लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो तीर मार खान कर दिया, मैंने वो फ़ज़ाइयों में जो है ना ऐसे रॉकेट लॉन्चर उड़ा दिया। इस तरह के आपको बहुत लोग मिलते हैं, ठीक है? आप कुछ नहीं थे, आप कुछ बन गए, वो आपके टके पे, और कुछ आप थे और उसके बावजूद आप और कुछ तीर कमानों से निकाल चुके, वो भी आपके टके पे। आपको आपकी ये कहानियाँ इस तरह की बैठ के कोई सुनना नहीं चाहता। तो इस तरह के जो खुद पसंद लोग हैं ना, हमें सोशल मीडिया पे भी बहुत मिलते हैं। आपको पता है सेलिब्रिटीज़ भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत खुद पसंदी होती है। मगर मैंने एक चीज़ देखी है कि सिर्फ़ वो जो इंसान, ज़ाहिर-सी बात है, सोशल मीडिया पे सामने है, वो तो चलो नुमाया हो जाता है। मगर वो जो इर्द-गिर्द के, हमारे इर्द-गिर्द राउंड अबाउट में हमारे चक्कर लगा रहे होते हैं ना, वो पकड़ में नहीं आते, उनके बारे में सिर्फ़ हमें पता होता है। तो आज इस पे बात करते हैं। हमारे पास हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर अली अजमल साहब, वो बताएँगे कि खुद पसंदी क्या है और ये कैसी बीमारी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। या शुक्र, आपने आगे बातों को इलैबोरेट नहीं किया कि ये तो कोट मैंने वहाँ से लिया था, ये मैंने वहाँ से, वरना मैंने बोलना था कि आप खुद पसंद हो गए। तो ऐसे लोग मिलते होंगे आपको, थोड़ी-सी तारीफ़ करो, तो अपनी तारीफ़ इतनी लंबी शुरू कर देते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं होती, ट्रेन चलाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, जहाँ तक खुद पसंदी की बात है तो इसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बहरहाल ये एक बीमारी है। हुँ, कोई जो खुद पसंद शख्स है उसमें आम तौर पे कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो खुद को पसंद कर सके। जो लोग इस मर्ज़ में, इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, आम तौर पे जो वो बातें कर रहे होते हैं, हमें देख के ही पता चल जाता है कि इस शख्स में ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको खुद पसंद होना चाहिए। ये तो होगी एक बीमारी। लेकिन अगर हम सब क्लिनिकल कंडीशंस की बात करें जो कि आम माशरे में पाई जाती है, यानी कि लोग बीमार नहीं हैं लेकिन खुद पसंदी का शिकार है, उनकी पर्सनैलिटी का ये एक फ्लॉ है, एक उनकी कमी खामी है। अब जो भी शख्स खुद पसंद है, नो मैटर कि उसका स्टेटस क्या है, किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करता है, कितना वो मशहूर है या कितना उसने अचीव किया, इन सारी चीज़ों से कता नज़र खुद पसंद शख्स जो है उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। या तो उसको अपनी लुक के बारे में कॉम्प्लेक्स होगा, या फिर उसको लाइफ ने कुछ ऐसे ट्रॉमास दिए होंगे, कोई बचपन के उसके ऐसे वाक़यात होंगे जिनको छुपाने के लिए और उसके ऊपर एक लेयर के तौर पे वो अपनी खुद पसंदी का उसने गिलाफ चढ़ाया हुआ है। तो खुद पसंदी हमेशा ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। इसमें आप देखें कि दो तीन तरह से इसकी बाय इम्प्लीकेशंस हम खुद पसंदी को डिस्कस कर सकते हैं। आम तौर पे ऐसे लोग वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। अब देखें, अगर कोई शख्स वाकई कुछ है तो उसके लिए उसको कुछ समझना ज़रूरी नहीं है। जो होता है वो अपने आप को कुछ नहीं समझता। अगर वो हम्बल होता है ना, वो कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल मेक्स मच अ नॉइस, जो खाली बर्तन है वो ज़्यादा खड़कता है। तो आम तौर पे जिनमें कुछ ऐसा नहीं होता वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को शो ऑफ करते हैं अपनी इन्फीरियॉरिटी को छुपाने के लिए। अब होता ये है कि लोग चाहते हैं कि हर वक्त इनकी तारीफ़ की जाए। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि हर वक्त इनकी तारीफ़ की जाए।
तो थोड़ा-सा तो ये लोग जो हैं वो एहसास कमतरी का शिकार जी, लोग होते हैं। बिल्कुल। कोई भी शख्स जो खुद पसंद है, उसके पीछे कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स ही होता है। देखिए, बड़ी आसान सी चीज़ है अगर इस चीज़ को समझना कि अगर कोई शख्स है, कुछ भी है, उसको ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि मैं कुछ हूँ या शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? अब 2 तरह से आम तौर पे ये कुछ माशरे का ट्रेंड भी है कि जो लोग कुछ शो ऑफ करते हैं या अपने आप में बड़े कॉन्फिडेंट बनते हैं, माशरा उनको सराहता है कि शायद ये कुछ पता नहीं कोई बहुत चीज़ होगा या होगी। इस वजह से इनकी खुद पसंदी ज़रा थोड़ा-सा तूल पकड़ती है। हालाँकि खुद पसंदी का सेल्फ कॉन्फिडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, खुद पसंदी का कुछ होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बस लोग अपने आप को कुछ ऐसा समझा के दूसरे वाले बंदे को डाउन करते हैं। लेकिन इसमें 2 तरह से इसके नुकसानात होते हैं। सबसे पहले जो खुद पसंद शख्स है वो कहता है वो समझता है कि वो एंटाइटल्ड है, बड़ी चीज़ है वो कोई और उसकी हर वक़्त इज़्ज़त होनी चाहिए, तारीफ़ होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा-सा भी क्रिटिसिज़्म उनको अब कर दें। अब ये जैसा जो बंदा है, ठीक है? अब उस बंदे को हम ये किस तरीके से एहसास दिला सकते हैं कि तुम भई इस बीमारी में मुब्तला हो, ये तुम जो अपनी इतनी हाँक रहे हो, इसमें ये सब तुम एक बीमारी है। हम उसको इस बात का कैसे रियलाइज़ करा सकेंगे? देखिए, उसमें बहुत आसान सा तरीका है, वैसे तो ये मुश्किल काम है कि उसको किसी भी जो पर्सनैलिटी फ्लॉज़ जिनमें होते हैं, उनको ये बावर करवाना कि आपको ये कोई इस तरह का इश्यू है, ये मुश्किल काम तो बहरहाल है। लेकिन बहरहाल हो सकता है बाउंड्री सेट कर लें। आम तौर पे जो खुद पसंदी है, ये रिलेशनशिप में एक ज़हर का काम करती है। ज़्यादातर देखा ये गया है कि मेल हज़रात जो हैं, वो अपने पार्टनर को कुछ समझते हैं, नहीं, 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 तुम्हें क्या पता, मुझे सारा कुछ पता है, मैं मर्द हूँ, आपको नहीं पता, ये ऐसा होता है, मेरी चलेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, बाय द वे खवातीन भी कुछ नार्सिसिस्टिक होती हैं, वो ज़रा गुस्सा नहीं करती, लेकिन वो ज़रा इमोशनली मैनिपुलेट करके रो धो के ज़रा थोड़ा सा बात अपनी पे अड़ी रहना, चाहे गलत बात भी है, लेकिन खुद पसंदी का इजहार इस तरह से करना है, मैं ही मजलूम हूँ, मैं ही बेचारी हूँ, मेरी तो बात ही नहीं सुनी जा रही। तो बहरहाल ये कुछ एक्सप्रेशंस खुद पसंदी के होते हैं। आप बाउंड्री सेट कर लें। बाउंड्री सेट क्या करनी है जी, कि अपने राइट्स आप असर्ट करें, अपने राइट्स को आप असर्ट करवाएं और दूसरे के राइट्स का ख्याल करें। अगर आपका पार्टनर को खुद पसंद है या आप कोई जॉब में आप देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में या किसी सोशल रिलेशनशिप में अगर वो खुद पसंद है, तो आप स्लोली स्लोली बाउंड्री सेट करें कि जी मैं अपने राइट्स जो हैं वो मुझे चाहिए, आपके राइट्स का मैं ख्याल करूंगा या करूंगी। उनको ये बावर करवाते रहें कि ये चीज़ जो आपने की है ये गलत है, इसका रियलिटी से आमतौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे राइट्स को आप सल्ब कर रहे हैं। आम तौर पे बहरहाल ये मुश्किल काम तो है, क्योंकि देखिए इसमें जो शख्स किसी खुद पसंद बंदे के साथ रहता है, रूटीन में इंटरेक्ट करता है, वो शख्स भी उसकी खुद पसंदी को रियलाइज नहीं कर सक रहा होता कि सामने वाला बंदा खुद पसंद है। आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर कोई 2 पार्टनर है, एक दूसरे को लिफ्ट नहीं करा रहा कि मैं तो बहुत चीज़ हूँ, मैं तो आपको कुछ समझता नहीं हूँ या समझती नहीं हूँ, मेरे पीछे तो ये है, वो है, फलां। उसमें क्या होता है कि जो दूसरा शख्स होता है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो अगर आपने किसी को ये रियलाइज कराना है कि आप खुद पसंद हैं, तो सबसे पहले आप खुद इस चीज़ को समझें कि सामने वाला बंदा खुद पसंद है। ये ऐसे ही बस ब्रैगिंग किसी की या किसी की छोटी-छोटी चीज़ों से इंप्रेस होके, या कोई शख्स अपने आप को बहुत कुछ समझता है, तो उससे हमने इन्फ्लुएंस नहीं होना, अगर खुद पसंद बंदे को मगर ठीक एक करना है तो। बात मुझे समझ नहीं आती, जब इस तरह की सिचुएशंस हमें किसी की दिख जाती हैं और पता चल जाता है कि भाई ये दिमागी मरीज़ है और थोड़ा सा इसका मसला जो है ना इस तरह का है कि इसको आप डॉक्टर के पास लेके जाना है, माहिर नफ्सियात को उसको चेक कराना है, लेके कैसे जाएं आप उसको? आम तौर पे जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, ख़ास तौर पे ये खुद पसंद, ये मानते नहीं हैं इस चीज़ को कि हमें कोई मसला है। डिप्रेशन वाले या एंग्जाइटी वाले तो आम तौर पे मान लेते हैं, ये इनको आम तो तौर लेके पे जाना ही तो मानते नहीं मुश्किल हैं। हो गया ना। अक्सर जो मैं अपना, अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो वो कहते हैं कि बस हम डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के तौर पे जा रहे हैं, तो आप ज़रा कंसल्ट कर लें और वहाँ पे पता चलता है जी कि ये शख्स कोई खुद पसंद है। अगर बाय द वे उसको डॉक्टर भी ये कहे कि आप खुद पसंद है, तो वो आगे से डिफेंसिव हो जाता है, नहीं जी नहीं, मैं कैसे खुद पसंद हूँ, आप क्या कह रहे हैं, मैं को पागल हूँ। ये अक्सर आमतौर पे ऐसे जुमले वो आके बोलते हैं। तो खुद पसंद शख्स को अगर उसकी खुद पसंदी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस हद तक बढ़ गया है कि उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना है, तो ऑब्वियसली उसको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हम कराते हैं कि जी आप खुद पसंद है। इतने अगर फौरी तौर पे उसको बता देंगे, ऑब्वियसली वो तो डिफेंसिव हो जाएगा या हो जाएगी और आएगा या क्लिनिक पे नहीं आएगी। अब इसमें ना एक चीज़ है कि खुद पसंदी को एक तो डॉक्टर के अलावा जो ट्रीटमेंट है, जैसे अभी हमने बात की कि आप खुद भी अपने पार्टनर को थोड़ा थोड़ा रियलाइज कराते रहें। दूसरा ना, हमें कुछ माशरे की सोशल इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है।
यहाँ पे आमतौर पे ऐसे कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि खुद पसंदी को प्रमोट कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों में खुद पसंदी परवान चढ़ी है। जो शख्स खुद पसंद है वो कहता है जी मुझे तो फायदा हो रहा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है अपनी खुद पसंदी को खत्म करने की, मैं जी ऐसे ब्रैक करता हूँ या करती हूँ, मैं किसी को कुछ समझता नहीं हूँ, देखो मेरे पीछे कितने लोग मेरे ऊपर फिदा हैं, तो मुझे तो इसका खुद पसंदी का फायदा हो रहा है, मैं क्यों चेंज करूँ। तो ये एक बहरहाल माशरे को भी एक हमें, मैं समझता हूँ कि एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है कि खुद पसंदी को हमें प्रमोट नहीं करना। जो शख्स भी खुद पसंद है, अगर आपने खुद की लाइफ को बेहतर बनाना है या माशरे को बेहतर बनाना है तो खुद पसंद बंदे को से नो टू नार्सिस्टिक पर्सन के जी ये चीज गलत है, आप कुछ भी हैं किसी भी हालत में कुछ भी कर रहे हैं, क्या ये बात चीज है। बिल्कुल गलत है। और इसमें एक चीज सर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, इसी टॉपिक को आगे एलैबोरेट करेंगे। हम खुद पसंदी के ऊपर बात कर रहे हैं, ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। खुद पसंदी के ऊपर बात कर रहे हैं। खुद पसंदी के चक्कर में कभी कभी इंसान बड़ा अनापरस्त हो जाता है, उसके अंदर ईगो बहुत आ जाती है, गरूर, एरोगेंट हो जाता है। अच्छा, इस चक्कर में ना वो बहुत से लोगों का किया काम ख़राब कर देता है, क्योंकि अपनी एरोगेंसी के चक्कर में ना उसको ये समझ नहीं आती कि जो सामने वाला कोई काम कर रहा है या मुझसे अच्छा कोई काम करके दिखा रहा है तो मैं उसको कुछ अप्रिशिएट कर दूँ, चाहे वो मेरे भाई के रिश्ते में या मेरी बहन के रिश्ते में या मेरी बीवी है और कुछ अच्छा काम करी तो मैं उसको अप्रिशिएट कर दूँ। फिर उस चक्कर में अप्रिशिएशन भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ और मेरे से अच्छा कोई करके कैसे दिखा सकता है। उल्टा वो उसके पीछे पड़ जाता है, उसके अंदर कीड़े निकालने लगता है, उसको गिराने लगता है, उसकी टांग खींचने लगता है, इस खुद पसंदी के चक्कर में कि ये सामने वाला जो है ना आगे ना बढ़ जाए। तो इस पॉइंट पे भी क्या उसको स्टॉप किया जा सकता है, उसको जी समझाया जा सकता है कि भाई तुम मेरी टांग खींच रहे हो इसलिए कि तुम खुद पसंद हो, तुम खुद परस्त हो, तुम्हारे अंदर मसला है, क्या उसको बताया जा सकता है? ये जी बिल्कुल। सुनेगा वो जी, सिचुएशन जी, में? जी, बिल्कुल। अब मानेगा? ये तो डिपेंड करता है ना कि बताने का तरीका क्या है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसा, जैसे आपने बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा कि आम तौर पे जो खुद पसंद शख्स होता है वो अच्छा टीम प्लेयर नहीं होता। वो सबका काम बिगाड़ देता है। कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन है या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो खुद पसंद बंदा अच्छा टीम प्लेयर नहीं होगा। दूसरों खुद का काम तो बिगाड़ेगा, बिगाड़ेगा, दूसरों का भी बिगाड़ देगा। वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले तुमको भी डूबेंगे। ले डूबेंगे, ये वाली तो बात है। बिल्कुल वो इस तरह से कुछ मामलात होते हैं। अब जहाँ तक समझाने की बात है, देखिए कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा सोर्स है किसी भी शख्स को समझाने का। आमतौर पे हम ऐसा करते हैं कि हम ना असर्टिव नहीं होते, या तो हम रिएक्ट कर देते हैं, दो चीज़ें इंसान करता है, या तो हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, कहेंगे ही नहीं, बिल्कुल पैसिव मोड में चले जाएंगे, अगर हम कहेंगे तो फिर बिल्कुल ही एक्सप्लोड हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, इमोशनल एक तरह से आउटबर्स्ट कर जाते हैं, या फिर अगर ना भी इमोशनल आउटबर्स्ट हो तो हमारी बातों में कुछ जज्बातियत का अंसर नजर आता है, जिससे सामने वाला बंदा, खासतौर पर खुद पसंद बंदा, वो मजीद ट्रिगर होता है। खुद पसंद के अलावा अगर आप जज्बाती हो गए, गुस्से से किसी को कुछ भी कहेंगे तो वो इंसान की फितरत है कि वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो ही जाएगा, इस चीज़ को नहीं समझेगा। तो जी असर्टिव कम्युनिकेशन, ना बिल्कुल आपने पैसिव मोड में जाना है कि बिल्कुल ही बात खत्म करो जी, छोड़ो छोड़ो, जैसे हमारे माशरे में रिवाज है मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, ना तो आपने बिल्कुल मिट्टी पानी है और ना ही आपने उसके साथ कुछ लॉक हॉर्न्स करने, यानी कि उसको कोई जज्बाती होकर नहीं कहना। असर्टिव तरीके से अपनी बात कह लें कि देखें जी ये आप जो कुछ कर रहे हैं, आप बुरे नहीं हैं, आप ठीक हैं, लेकिन इस वजह से ना हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बराए मेहरबानी आप ज़रा इसको थोड़ा सा चेंज करें। अच्छा, ऐन मुमकिन है कि वो शख्स समझ जाए, लेकिन अगर ज़्यादा खुद पसंदी होगी तो वो नहीं समझेगा, लेकिन आप 2-3 दफ़ा उसको वक्तन फ़वक्तन कहते रहें कि जी ये कुछ इस तरह के मामलात हैं, तो बराए मेहरबानी आप करें। इससे आमतौर पर जो खुद पसंद लोग होते हैं उनको किसी हद तक समझ आ जाती है। लेकिन ना इसके लिए फिर वही चीज़ ज़रूरी है कि जो खुद पसंद शख्स को ठीक करने के लिए पहले हम लोगों ने अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी है। जैसे मैंने बताया कि जो शख्स अपने आप को बहुत कुछ समझता है, हर वक्त मेरी तारीफ हो, मेरे जैसा तो दुनिया में है ही नहीं, मैं हूं, मेरे जैसा कोई हो तो सही। और महफिल में भी बात करेंगे तो जानबूझ के ना थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे ताकि उनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाए, उनकी बात को सुना जाए। अटेंशन सीकिंग और मैं बात में उनके ज्यादा होगी। अब इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि जो लोगों ने जिन्होंने उनको ठीक करना है वो ये समझे कि ये चीज गलत है, ये खुद पसंदी है और हम किसी भी शख्स को अपने राइट्स को इस तरह से सल्ब करने का नहीं मौका दे सकते, हमें नहीं देना चाहिए, ये हमारी तौहीन है।
और हमें इस चीज़ को स्टॉप करना है कि जी देखें ये बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज हमने सेट करनी है। उसके बाद फिर दूसरा देखें कि आमतौर पे मैं बहरहाल इस चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल ये एक माशरे का फिनोमिनन तो है कि अगेन मैं प्रमोट नहीं कर रहा इस चीज़ को, लेकिन माशरे में हमें जगह जगह पे मिलता है आजकल, हर बंदा रोमियो जूलियट हीर रांझा बना हुआ है। इसमें खुद पसंदी बहुत आमतौर पे कॉमन है। देखें जगह जगह पे आजकल आपको किस्से मिलते हैं, मोबाइल फ़ोन के दौर हैं। अब एक पार्टनर जो है उसने किसी दूसरे को कह दिया, कोई लड़का लड़की की बात कर लेते हैं आसान जुबान में, तो अगर तो किसी लड़के में कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन बड़ा खुद पसंद है, मैं ही मैं हूँ ये, अच्छा उसमें देखा गया कि कुछ लोग जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए तो वो कहते हैं जी हम बैड बॉयज़ की तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट होते हैं। वजह सिर्फ यही है कि हम उसकी खुद पसंदी जो कि उसकी कमी खामी कोताही है, उसको हम कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टेटस के साथ हम मिक्स कर देते हैं। आप देखें कि उसके बाद फिर इसी चीज़ को शादियों में आप लेके आ जाएं। हस्बैंड अगर जी नार्सिसिस्टिक है तो वाइफ कहती है जी हस्बैंड तो जी ऐसे ही होते हैं, मैं तो जी गुजारा कर लूंगी। ये भी बात गलत है, हमने इस चीज़ को समझना है ऐसा नहीं होता या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिर ये है कि जी वाइफ ने अगर विक्टिम प्ले किया, थोड़ा सा रोना धोना डाला, तो हस्बैंड ने कहा कि क्या मैं क्या लड़ूं, क्या इसको समझाऊं, इसने तो मेरी बात समझनी नहीं है, चलो मैं ही कंप्रोमाइज़ कर लेता हूं। कभी ऐसा भी होता है। अब ये भी लोगों को समझना है कि ये चीज़ भी गलत है। अगर आपने हेल्दी रिलेशनशिप बनाने हैं, फैमिली को आगे चलाना है, तो ये भी चीज़ जो है इसको भी चेंज करना है। अब इसको अलावा हम जरा थोड़ा सा माशरे की बात कर लेते हैं। देखिए हमने ना तो जैसे मैंने बताया कि माशरे की थोड़ी सी सोशल इंजीनियरिंग करनी है। आप देखें कि एक आसान सी मिसाल है, अब ये जो ताजमहल है, अब ताजमहल को आमतौर पे मोहब्बत की सिंबल समझा जाता है, हालांकि ये खुद पसंदी की सिंबल है। ये अब देखें ना, ये एक माशरे में एक गलत ट्रेंड है भाई। देखें कि ये किस तरह की एक मोहब्बत है कि आप कितनी मोहब्बत है आपकी, उसके बाद फिर जब वो मुमताज़ जो है वो एक्सपायर हुई, वो डिलीवरी के दौरान इतने बच्चे पैदा करने के बाद, तो ये कैसी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है, ये खुद पसंदी है। इसी तरह से जो माशरे के बहुत सारी चीज़ें हैं। बाय द वे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, ससी पुन्नो, ये मोहब्बत नहीं थी, ये खुद पसंदी थी। अगर मोहब्बत होती तो इकट्ठे होते, जरा सोचते। ये खुद पसंदी ने इनको सबको मरवाया है। सर आप जो स्टेटमेंट दे बैठे ना, आपको नहीं पता भी आपको मीडिया उछाल देगा। उछालना समझते हैं आपको? ऐसे ऐसे आलू तो वाले उछालेगा। सुखनवर है गालिब के तरफदार नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, जो कुछ कहा इन्होंने कहा इनको कहिएगा। इनके पीछे पड़िएगा। मैं तो डर गई हूँ भाई सोशल मीडिया से। आपको मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा नाज़ीन। जो कमर की दर्द है ना, बड़ी तकलीफ़ वाली होती है और बड़ी टाइप्स की होती है, बर्दाश्त नहीं होती। लोअर बैक होती है, आपकी बैक की सेंटर में होती है, या फिर ऊपर से कंधे वगैरह जो नहीं आपके चूक हो जाते हैं, मसल पुल हो जाते हैं। ये सारे कमर के बहुत सारे कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पे अलग अलग किस्म की सिचुएशनली पेन्स होती हैं। तकरीबन अगर देखूँ हर दूसरे बंदे को जो है ना कमर का इशू चल रहा होता है। ख़ासतौर पे जो लंबे बंदे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कमर की पेन की। और फिर कभी कमर चूक हो जाना, कमर का एक जगह पे आके ब्लॉक हो जाना। मोस्टली यंग एज में ही आपको देखने को मिलता है कि जो बिस्तर पे लेट के अगर उठते हैं एकदम से, या सोफे पे बैठे रहते हैं, आईपैड यूज़ कर रहे होते हैं कुछ बच्चे भी, और एकदम से जब उठते हैं अपनी पोजीशन से, तो उनकी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस गैजेट्स एंड ऑल, जो बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मगर अब तो ये बच्चों में भी देखने को मिलती है, जिसमें हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बच्चे की भी किसी की कमर में दर्द होगा। और उसको भी उठते 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 ना शाम हो जाती है, सुबह से शाम पूरी कमर सीधी करने में। तो ये तो बहुत जल्दी शुरू हो गया सबको मसला। तो आज सबके स्टेज के हिसाब से, सबके दर्द के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास पेन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर प्रोफेसर शहजाद भट्टी साहब, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, इसलिए हमने आज इनको मदऊ किया कि हम इनसे पूछेंगे कि कमर का दर्द जो है वो हर एज में आना शुरू हो गया है और हर सिचुएशंस में देखा जा रहा है, हर दूसरे बंदे को होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही मेरा सवाल है, मुझे बताएं ये हर एज में मिलना शुरू हो गया है? ये तो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कमर का दर्द तो कॉमन हो गया, हर दूसरे बंदे को हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसी है, बल्कि अभी आपने कहा कि हर लंबे बंदे को कमर का दर्द होता है। ये हर सेहतमंद बंदे को, जिसका वज़न ज़्यादा होता है, उसको भी कमर की दर्द बहुत होती है। और ये दर्द एक ऐसी शदीद पेन है। मैं आज भी एक अपने डॉक्टर साहब दोस्त से मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनको वज़ू करते करते जब उन्होंने टांग उठा के सिंक में रखी है, तो उनको ऐसा कमर का खिंचाव हुआ कि उनको उठा के बेचारों को लिटा के बेड पे लिटाया। उस दिन से लेके आज तक वो बेड के ऊपर हैं। ऐसा स्पैज़म और ऐसा खिंचाव पैदा होता है कमर का कि बंदे को हिलने नहीं देता। इसलिए इसको अर्कोनिसा या सियाटिका कहते हैं। अब होता ये है कि जब ये कमर में खिंचाव होता है तो बंदा चलने फिरने के, काम करने के काबिल भी नहीं रहता।
और आपका सवाल ये क्यों हो रहा है, दो वजह से हो रहा है। एक तो हमारी एक्सरसाइज कोई नहीं है, वॉक कोई नहीं है, हमारी बॉडी में ताकत ही नहीं है इस किसी किस्म के स्ट्रेस बर्दाश्त करने की। नंबर दो, हमारे पोस्चर्स ठीक नहीं हैं। अब ये देखें, वो लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वो लोग जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनमें से किसी बंदे का भी अपने बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से दर्दें बिल्कुल जो है ना वो आसान हो जाती हैं। सर एक बात भी, आप लोग जैसे कहते हैं ना कमर को सीधा करके बैठो, आपके आते ही मैं कमर को सीधा करके ऐसे बैठ गई हूँ, मगर समटाइम्स इतनी देर खिंचाव कर करके भी ना बिल्कुल ऐसे स्टैचू की तरह बैठे बैठे कमर में फिर तब भी थोड़ी सी ना बड़ी अकड़ सी और बड़ी तकलीफ सी पैदा हो जाती है। जिन लोगों को मैं कहती हूँ हर एक को इतनी आदत तो नहीं होती। अब इतनी देर बंदा ऐसे टाइट पुतला बन के किस किस तरह से बैठे, अब ये भी मसला है। अब ज़ाहिर सी बात है टीवी देख रहे हैं तो दिल करता है बंदा रिलैक्स इस पोजीशन में बैठे, ठीक है, कभी इस पोजीशन में बैठे, कभी बंदा यूं बैठ जाता है। तो अब ये वाली पोजीशन है हमें आराम भी बड़ा देती है मगर बाद में तकलीफ भी बहुत देती है। तो अब क्या करे बंदा, क्या इस पोजीशन में हम बैठ ही नहीं सकते? हमने टीवी देखना है, पोजीशन में नहीं रह सकते, हमने टीवी पे यूं देखना है। ओ वाह व्हाट अ मूवी, व्हाट अजीब सा लगता है। आप बिल्कुल ऐसे ही बैठे, लेकिन पीछे थोड़ी सी सपोर्ट रख लेना। अच्छा, थोड़ी सी सपोर्ट रख लेंगी तो आपकी कमर सीधी रहेगी। देखिए रूल यही है, बॉडी का वेट जो है वो सीधा ट्रांसफर होता है। जब आप बॉडी को कर्व मतलब कर देंगे, ये मेरी कुशन है, ठीक है, हाँ। अब ये मेरी हाँ वो हाँ, है चेयर, इसको अगर आप इसको पीछे मैं रखें थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी आपको। सपोर्ट हमने इस तरीके से ये सपोर्ट ले ली, ठीक है, हाँ, कमर वाली जगह पे, कमर वाली जगह के ऊपर और हम इसको ऐसे सपोर्ट दे इसको दें। अगर आप सपोर्ट, जैसे मैं बैठा हूँ पीछे सपोर्ट साथ लगी हुई है। हाँ अच्छा, जैसे आप जैसे लोग जो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको हाँ। हमारे सिर्फ एक मशवरा ये होता है, चाहे वो गाड़ी में सफ़र करें, बस में सफ़र करें या जहाज़ में। जहाज़ में सफ़र करें तो ख़ास तौर के ऊपर आपको विंडो वाली सीट नहीं लेनी चाहिए। अच्छा विंडो वाली सीट नहीं लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे लंबे सफ़र में, क्योंकि उस सीट से आप निकल नहीं सकते। हाँ साइड वाली सीटें, इसको आयल कहते हैं, वहाँ से निकलें, उठें, 8 घंटे बाद एक चक्कर लगाएं, आके बैठ जाएं, कुछ नहीं होगा। मेरे पास ठीक है। इतने पेशेंट्स आते हैं जो लॉन्ग फ्लाइट के बाद, लॉन्ग ड्राइव के बाद, चाहे वो लंबा सफ़र करें बस में, चाहे वो गाड़ी में और चाहे वो जहाज़ में, उनकी डिस्क में पेन शुरू हो जाती है, कमर में दर्द शुरू हो जाती है, वो टांगों में जाती है, और वो बढ़ते 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 वो काम करने के काबिल भी नहीं रहते। अच्छा सर, अब ये जो मसल पेन होती है कमर में, जो पट्टे हैं उसमें खिंचाव हो जाता है और उस जगह पे ना दर्दें निकल आती हैं, ये दर्द उस जगह पे होती क्यों है और ये दर्द को कैसे ख़त्म करना है अब? अच्छा, दर्द की दो वजह होती हैं। एक चीज़ मेन होता है कि जब मसल स्पैज़म में, खिंचाव में चले जाएंगे, जैसे प्लेयर्स को नहीं आप देखते कि खेलते खेलते एकदम अपनी टांग पकड़ के एक बंदा लेट जाता है और उसके बाद दो बंदे आते हैं उसको स्प्रे करते हैं, फिर वो इस काबिल होता है चलने के, या उसको उठा के बाहर लेके जाते हैं स्ट्रेचर में डाल के। यही खिंचाव, यही स्पैज़म कमर में भी होता है। अच्छा, दूसरी जो मेन वजह होती है वो जो सियाटिका जिसको कहते हैं, कि एक डिस्क होती है दो मोरों के दरमियान, वो डिस्क अपनी जगह स्लिप करके जाके वो किसी नस को दबा देगी और उस नस में दर्द शुरू होगी, जो कि उस टांग में जाएगी, चलने नहीं देगी, हिलने नहीं देगी, और इतनी शदीद पेन होगी बंदा चल नहीं सकता। उसका इलाज दो तीन तरीके से करते हैं। सबसे पहले उसको डायग्नोस करते हैं MRI करके कि कौन सी डिस्क स्लिप है और कितनी ज़्यादा स्लिप है। इसके फिर आमतौर पे दो तीन तरीक़ों से इलाज किया जाता था। पहला तो रेस्ट है, अगर आप रेस्ट करें तो बेतहाशा दर्दें, बहुत सारी दर्दें वैसे ही ठीक हो सकती हैं। अपना पोस्चर ठीक कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें और आम रूटीन की दवाई खा लें। लेकिन अगर इससे ठीक ना हो तो फिर हम जो पेन मैनेजमेंट के लोग हैं, हम इसका इलाज करते हैं बग़ैर सर्जरी के, बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर बेहोश किए। हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको ओजोन थेरेपी कहते हैं। उसमें हम ये न्यूक्लियोप्लास्टी उस प्रोसीजर का नाम है। हम एक सुई से, एक नीडल से उस डिस्क के अंदर वो ओजोन लगाते हैं, उस डिस्क को थोड़ा सा वो श्रिंक कर देती है, उससे वो जो कॉज ऑफ पेन है। एक बात याद रखिएगा, हमारा काम है दर्द की वजह को ठीक करना। अगर दर्द की वजह ठीक हो जाएगी तो दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सो हम पेन किलर लगाने पे और पेन वाले इंजेक्शन लगाने पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखते। हमारी स्पेशलिटी हमें ये कहती है कि अब यू फाइंड द कॉज ऑफ पेन। अगर आपको पता चल गया कि इस दर्द की वजह ये है, आप उसको ट्रीट कर दें, दर्द खुद ठीक हो जाएगी। तो हम वही करते हैं, बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए, बगैर जो लंबा चौड़ा एडमिशन किए। 1 घंटे में आप आएँ, आधा घंटा रुकें, 10 मिनट का प्रोसीजर कराएं, उसके बाद बेशक ड्राइव करके घर चले जाएं। ये जो कमर में दर्द होता है डॉक्टर साहब, ये अगर मसाज करवाया जाए गरम तेल के साथ और ऑलिव ऑयल के साथ या कोई ऐसे स्पा ऑयल्स के साथ एक मसाज करवाया जाए, तो क्या मसाज कारआमद होती है पेन बिल्कुल रिलीफ के कारबंद हो लिए? सकता है जी, बिल्कुल कारबंद हो सकता है। इनिशियली अगर आप एक स्टोन मसाज भी बड़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो तो आपको बहुत पता सारी है किस्में मलेशिया ना। वगैरह देखिए, में। स्टोन मसाज का हर कोई बंदा घर में तो नहीं करा सकता, नहीं। लेकिन घर में रूटीन में अगर मसाज जो करा सकते हैं, चाहे वो ऑलिव ऑयल के साथ कर लें, किसी और तेल के साथ कर, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज़रूर करके देखना चाहिए। सारे घरेलू टोटके में इसके हरगिज़ खिलाफ नहीं, आजमाने चाहिए।
लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि सब कुछ करने के बावजूद मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे दर्द बढ़ गई है, चला नहीं जा रहा, टांग उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बात याद रखिए, 4 निशानियाँ याद रखें। अगर ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, जैसे नमाज के लिए खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, किसी वजह से बिल जमा कराने खड़े होते हैं, इमिग्रेशन में नहीं खड़ा हुआ जा रहा, नंबर 2 ज़मीन पे बैठ के उठा नहीं जा रहा, जैसे नमाज़ पढ़ के उठते हैं या ज़मीन वाला वॉशरूम से उठते हैं, नहीं उठा जा रहा, ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, अगर 4 घंटे 3 घंटे बैठना पड़ गया और साइडें तब्दील करनी शुरू कर दी हैं, और नंबर 4 सुबह सो के उठने में प्रॉब्लम हो रही है। सुबह बंदा छलांग मार के उठ नहीं सकता, उसको अपना आप सेटल करने में टाइम लग रहा है। इसका मतलब है कि आपकी कमर में और आपकी डिस्क में कोई मसला मौजूद है जिसको जल्द अज जल्द हल करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बंदा किसी ऐसे स्पैज़म में चला जाता है कि उससे चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। उससे 4 निशानियाँ कम अज़ कम याद रखें। सर अगर ये पेन बहुत सीवियर हो जाए तो इसका क्या जो है नुकसान हो सकता है इंसान को? प्लीज़ अभी ब्रेक के बाद हम हमें प्लीज़ सही से एलैबोरेट कीजिएगा, ठीक है? हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़ैज़ा। डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शहजाद मुझे बताइएगा, अगर पेन बहुत सीवियर हो जाए और अभी चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, पुराना किसी को ये पेन इसी सिचुएशन में वो बंदा है, तो ये कितना डेंजरस हो सकता है? इससे और क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं अगर पेन अब बढ़ गया है, जा नहीं रहा, मज़ीद देखिए, है? किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम पे काबू नहीं करेंगे ना, जो नस जब ज़्यादा दबाना शुरू कर दे तो 2 नुकसान कर सकती है। एक तो पेशाब पाखाने का कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। नंबर 2, टांगों में दर्द के साथ साथ कमज़ोरी शुरू हो जाएगी। यानी दर्द तो एक और चीज़ है, वीकनेस शुरू हो जाएगी, पैरालिसिस शुरू हो जाएगा, बंदा उठ भी नहीं सकेगा, दर्द के मारे नहीं, ताकत नहीं रहती। क्योंकि एक नसें वो हैं जो हमारे जिस्म के अंदर करंट देती हैं। जब उसको इतना प्रेस कर दिया जाएगा कि वो अपनी जगह से हिल भी ना सके, वो जो नस के अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट पॉसिबल ना रहे, जो जो हम करंट सप्लाई कहते हैं, तो फिर टांगें माजूर भी हो सकती हैं और पेशाब खाने का कंट्रोल भी ख़त्म हो सकता है। ये उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। लिहाजा हमें अपना इम्तिहान इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि वो नौबत आ जाए कि आपकी चलना फिरना भी मुश्किल होता जाए। क्योंकि जब तक हम चल फिर नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी में का कोई काम भी नहीं होता। क्योंकि दर्द इतनी बुरी चीज़ है कि ये कोई और काम करने ही नहीं देती। सो ये कुछ भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी अगर टाइम पे काबू ना किया जाए, डायग्नोज ना किया जाए और ट्रीट ना किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा मसले का बायस बन सकता है। सर क्या ये ज़्यादा वेट उठाने से भी कुछ हो सकता है? कमर में झटका आ जाए, हमारे पास कोई दर्द जितने निकल जी, जाए? बिल्कुल, हमारे पास जितने ये यंग बच्चे आते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम में जाते हैं, इनका होता ये है कि ये लोग बग़ैर प्रिपरेशन के किसी बड़े हीरो को देख के उनका यही ख़्याल होता है कि हम अगले 15-20 दिन के अंदर वही वाली बॉडी बना सकते हैं जो कि अगलों ने सालों में बनाई होती है। फिर ये क्या करते हैं, अगर हमारे पास ट्रेनर अच्छा ना हो, हमारा कोई वो बंदा जो कोच अच्छा ना हो, तो ये जाते सार अगर आप झटके से वज़न उठाएँगे तो वो चीज़ें आराम से वो डिस्क स्लिप कर सकती हैं। फिर मेरे पास और जो मैं घर में सबको मशवरा देना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो पानी की बॉटल्स उठा के तो डिस्पेंसर में डालते हैं। वो एक हाँ, ऐसा घर ख़तरनाक की एंगल औरतें है। सर, घर की औरतें उठा रही जी, होती हैं बेचारी ना, कोई दुबली-पतली भी होती हैं, उनके अंदर जान नहीं होती, जब वो उठाती हैं उनको बड़ी तकलीफ़ें निकलती हैं। वो 19-20 लीटर की बॉटल है, जब उसको प्रॉपर एंगल से उठा के जब उसको घुमा के उसके ऊपर रखते हैं, तो ऐसा वो एंगल को बनता है कि पीछे कमर में दर्द शुरू हो जाती है। सो लिहाजा औरतों से, हमारी घर की जो बहनें बेटी हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि जब अपनी पेटियों को, सोफ़ों को, चीज़ों को धक्का मारें, को अपनी जगह सेट करने की कोशिश करें, तो उतना काम करें जितना वो कर सकती हैं। जो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो तो बराए मेहरबानी इस पे ज़ोर न लगाएं, नहीं तो बाद में वो दर्दें शुरू हो जाएँ, बंदा अपने घर के रूटीन के काम करने के काबिल भी नहीं सर रहता। बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे जो औरतें कमर के ऊपर एपिड्यूरल लगवाती हैं, उनको भी कमर का दर्द बहुत ज़्यादा पेन करता है और वो सारी ज़िंदगी साथ चलता है। अब मुझे पता नहीं, पहले पहले तो ज़माने में होता था ना, वो मोटी सिरिंज के साथ एपिड्यूरल लगता था। बहुत बारीक सिरिंज वाला तो मेरे ख़्याल से अब आया है। तो पहले जिन औरतों ने लगवाए हैं उनके साथ ये शिकायत है, मेरी बहुत सी दोस्तें हैं, फैमिली में ऐसे लोग हैं जो अभी तक ये शिकायत करते हैं कि यार एपिड्यूरल लगवाया था, उसके बाद से दर्द है, उससे पहले कमर में कोई दर्द नहीं था। और सेम एपिड्यूरल वाली जगह की वजह से उनको पूरी कमर में दर्द रहता है। इसके बारे में भी आपके पास पेशेंट्स आते होंगे इसको लेके। जी, बिल्कुल इसका आते। क्या इलाज है? क्या इसकी ट्रीटमेंट है अच्छा, या बस ये अब लगवाया है तो सारी ज़िंदगी दर्द चलेगा? नहीं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। कोई दर्द भी सारी ज़िंदगी नहीं चलना चाहिए। हम लोग ये करते हैं, जिनको एपिड्यूरल की पेन होती है, बेसिकली जिस जगह पे एपिड्यूरल लगता है, उसके इर्द-गिर्द जो मसल है वो स्पैज़म में चले जाते हैं। वो मसल में बाज़ औक़ात इंजरी हो जाती है जिससे वो हील नहीं होता, तो पेन होती रहती है। हम ये कर सकते हैं कि हम उस जगह का अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस जगह का, कमर के उस हिस्से का, और उसके ऊपर एक इंसुलिन की नीडल से लेके वहाँ पे जहाँ पे इनको इंजरी या सोज़िश होती है, वहाँ पे वो ज़ोन लगा देते हैं।
क्या लगा देते? ऑक्सीजन लगाते हैं, ओजोन लगाते हैं, ओजोन थेरेपी हम करते हैं। ये क्या करती है, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है कि जो सोजिश है वो बेहतर हो जाएगी, जो मसल की इंजरी है वो बेहतर हो जाएगी, दर्द? हीलिंग शुरू हो जाएगी, तो दर्द उसी वजह ठीक हो जाएगी ना। जब दर्द की कॉज उस सोजिश है या वो इंजरी है, जब वो ठीक होगी तो दर्द भी ठीक हो जाएगी। सही है, दूसरी- पुरानी पुरानी दर्द भी पुरानी दर्दें बहुत बेहतर हो जाती हैं। देखें, इन सारी चीज़ों का नुकसान तो कोई नहीं है ना। जी। एक आपने ऑक्सीजन दी, इसका क्या नुकसान होगा, फ़ायदा तो हो सकता है। तो उसके अलावा थोड़े से मसाज से, थोड़ी सी दवाइयों से दर्द बहुत बेहतर कर 100% ठीक ना भी हो तो खातून इस काबिल ज़रूर हो जाती है कि अपने घर के काम कर सकें, चल फिर सकें, और हर वक्त की जो पेन है, अनईजीनेस है, वो नहीं रहती, पेन बेहतर हो जाती है। अच्छा जी बिल्कुल हो जाती है। सर, कोई मैग्नीशियम की कमी और इस तरीके का भी कोई इलाज है कि जैसे अगर कोई दर्द है कमर में, कोई जोड़ों में, तो वो जो है इस तरह गोंद खाने से कुछ चीज़ें ठीक होती हैं? जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, गोंद खाओ, गोंद का तीरा, ये सब चीज़ें, और मखाने खाओ, ठीक है, फिर इंजीरी वगैरह खाओ। इस तरीके से भी कमर बड़ी मजबूत, कमर कस जो पंजीरी वगैरह में भी डलती है, इस तरह की चीज़ें खाने से, फिर ये मैग्नीशियम वाली चीज़ें खाने से, अगर ये खाई जाए तो क्या कमर में कोई ताकत आएगी? कोई कैल्शियम वाली चीज़ें? देखिए, मसल को काम करने के लिए मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, विटामिन डी की, इन तमाम मिनरल्स की ज़रूरत है। हमारी ख़वातीन जो आमतौर पे सन में सूरज में नहीं जाती हैं, एक्सरसाइज जिनकी नहीं है, रेगुलर वॉक जिनकी नहीं है, डाइट जिनकी प्रॉपर नहीं है, खाना सोना प्रॉपर नहीं है, तो उनको अगर ये चीज़ें दे दी जाएँ उसमें कोई हर्ज नहीं है। तमाम चीज़ें आजमाई जा सकती हैं, तमाम ये पंजीरियाँ खाई जा सकती हैं, तमाम चीज़ें ली जा सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप ये सब कुछ करने के बावजूद आराम नहीं आ रहा, दर्द वर्स हो रही है, ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, तो फिर वो मौका जो आप किसी को दिखा लें। अपने घरेलू टोटके ज़रूर आजमाएँ, तेल ज़रूर लगाएँ, मसाज भी कर लें, ये सारी जो आपने चीज़ें बताई ये भी खा के देख लें। इन तमाम में कोई ना कोई हिकमत होगी तो हमारी इतने अरसे से चल रही है। हम इनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं जब ये चीज़ें काम करना बंद कर दें तो फिर उनके ऊपर जमे ना रहें, फिर और सोचें कि अब आगे क्या किया जा सके, ताकि वो नौबत जो बाद में माजूरी की शक्ल में या काम ना करने की शक्ल में बंदा किसी और काम के काबिल ना रहे, उससे पहले किसी को दिखा के अपनी कमर का ट्रीटमेंट करा लें, ताकि आप चलते फिरती भी रहें और ज़िंदगी भी नॉर्मल गुजार सकें। सर, कमर के दर्द के लिए वो आपको पता है ना, स्टीम भी लेते हैं लोग, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। पानी जो ये बैग होता है उसके अंदर गर्म पानी डाल के तो कमर पे रख के टिकोर ले रहे होते हैं, तो उससे भी लोगों को थोड़ी देर के लिए बड़ा आराम आता है, बड़ा सुकून आता है। सर्दियों में तो बहुत ही आता है, ठीक है, तो क्या वो भी रेकमेंडेड है कि दर्द के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके जब पेन हो बहुत ज़्यादा शदीद? वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बेसिकली मसल रिलैक्स कर देते हैं। इसलिए अगर आप वार्म बाथ लेते हैं, नीम गर्म पानी से आप नहा लेते हैं, वो भी आपको फ़ायदा दे सकता है। और कमर के दर्द के मरीज़ों को ख़ास वो तौर पानी में टब में अगर हम नमक सॉल्ट वो डाल दें, ठीक है, वो डाल के अगर हम लेटें पहाड़ी नमक वगैरह डाल के, तो वो भी सही कोई है हर्ज क्या? नहीं, उसमें फ़ायदा हो सकता है नीम गर्म पानी में। अब ख़ास तौर के ऊपर जो वो पुरानी दर्द को आराम देता है? बिल्कुल आराम दे सकता है। बेसिक जो चीज़ कमर के मसल्स को रिलैक्स करेगी, उससे दर्द बेहतर हो सकती है, चूँकि स्पैज़म या खिंचाव जब बेहतर होगा तो दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो कोई हर्ज नहीं है, ये सारे काम करने में कोई हर्ज नहीं है जो आपने बताया। आप मसाज कर सकते हैं, आप गर्म पानी से टकोर आइसिंग करा कर सकते हैं, दूसरी वाली वो ऑल्टरनेट आइस कर पैक के सकते हैं, साथ। ऑल्टरनेट कर सकते हैं आप। खिंचाव के साथ अगर खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल सारे ये पूछते हैं कि किस वक्त आइसिंग करें और किस वक्त गर्म हाँ, मसाज करें। हाँ। जब भी आपको किसी जगह पे सोजिश महसूस हो या स्वेलिंग हो जाए, वहाँ पे कभी गर्म चीज़ नहीं लगानी चाहिए, वहाँ पे आपको अच्छा। ठंडी चीज़ लगानी है। जैसे ये बर्फ़ ले लें, उसको शॉपर में डालें, उसके इर्द गिर्द कपड़ा लपेट के वहाँ पे रख दें, अगर आप ठीक। आइस पैक नहीं ले सकते। अच्छा। लेकिन अगर कहीं खिंचाव है, अगर कहीं जो आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, उस सूरत में गर्म चीज़ लगा सकते हैं आप। अगर सोजिश है या स्वेलिंग है तो ठंडा मसाज करना है, और अगर खिंचाव है चीज़ में और आपसे स्पैज़म से हिला नहीं जा रहा, वहाँ में आप गर्म मसाज कर सकते हैं। ये ठीक। छोटी सी रूल है, ये याद रखें तो आपको ये आसानी हो जाएगी कि गर्म कहाँ लगानी है चीज़ और ठंडी कहाँ लगानी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बड़ी आपने हमारी हेल्प की। अपनी कमर का ख़ास ख्याल रखिए वरना जवानी में बूढ़े हो जाएंगे। टेक केयर, आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो है शक के हवाले से बात करेंगे। शक करने की जो बुनियादी वजहें हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियां बड़ी ख़राब होकर रह गई हैं। हमें समझ नहीं आता, जब कभी कोई हम पे शक करना शुरू हो जाए या हम कभी किसी के ऊपर शक करना शुरू हो जाए तो हम उसकी ज़िंदगी को तार पार कर देते हैं। हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि उसकी भी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर देते हैं।
कहते हैं कि रिश्तों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक शक दूर होता है ना, उससे पहले रिश्ते दूर हो चुके होते हैं। बहुत बड़ी गहरी बात है, समझने वाली बात है। इसलिए शक जो है वो रिश्तों में एक जहर का काम करता है, पॉइजन फैला देता है आपकी पूरी बॉडी के अंदर। तो शक के ऊपर आज बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमारी रहनुमाई हो सकती है। हमारे पास डॉक्टर काशिफ फराज साहब मौजूद हैं, जो कि हमारी यहाँ पे हेल्प करेंगे, हमें गाइड करेंगे कि एक तो ये भी समझ नहीं आती कि जो शक्की इंसान होता है, कभी लगता है कि ये बीमार है, नफ्सियाती मरीज़ है, ठीक है, ये क्या है, या ये सिर्फ एक एहसास है शक। जानते हैं काशिफ फराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये क्या है, कोई जहनी बीमारी है शक? ये शक कोई नफ्सियाती बीमारी लगती है आपको, या फिर ये लगता है आपको सिर्फ एक एहसास है जो अंदर ही अंदर खुद को भी खाया जा रहा है और सामने वाले को भी? बहुत अच्छा मौजू आपने रखा। समाज के हवाले से और मुआशरत के हवाले से इस टॉपिक को समझने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने अमजद इस्लाम अमजद मरहूम की एक बड़ी खूबसूरत नज़्म, जिसका उन्वान ही ये है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर ये सारी चीज़ें भी आएंगी, फिर इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। जी। मैं इसलिए साथ ले आया कि बहुत तवील है, कहीं गलती ना हो हाँ, जाए, हाँ, तो मैंने कहा बिल्कुल। कि मैं आपको सुना देता हूँ। बेशक। वो कहते हैं, तुम सच्चे बरहक साईं, अल्लाह से मुखातब हैं, आहा। तुम सच्चे बरहक साईं, सर से लेकर पैरों तक दुनिया शक ही शक साईं, तुम सच्चे बरहक साईं। एक बहती रेत की दहशत है और रेजा रेजा ख्वाब मेरे, बस एक मुसलसल हैरत है, क्या साहिल क्या गर्दाब मेरे, इस बहती रेत के दरिया पार क्या जाने क्या है इसरार मेरे, तुम आका चारों तरफ के और मेरे चार तरफ दीवार, इस धरती से अफलाक तलक तुम दाता तुम पालनहार, मैं गलियों का कख साईं, तुम सच्चे बरहक साईं, सर से लेकर पैरों तक दुनिया शक ही शक साईं। कुछ भेद अदल से पहले का, कुछ भेद अजल से पहले का, कुछ राज अबद की आंखों के, कुछ हिस्सा हिजर सरापे का, कुछ भीगे मौसम ख्वाबों के, कोई चारा मेरी बस्ती का, कोई दारू आंख तरसती का, बस एक नज़र से जुड़ जाए आईना मेरी हस्ती का, अज़लों से राहें तकता है एक मौसम दिल की बस्ती का, और इसकी भी आवाज़ साईं, तुम सच्चे बरहक साईं, सर से लेकर पैरों तक दुनिया शक ही शक साईं। आखिरी उनका है, मैं एक भिखारी लफ्ज़ों का, ये कागज़ हैं कशकोल मेरे, है मलबा ज़ख्मी ख्वाबों का, ये रास्ता भटके बोल मेरे, ये अर्ज़ो समा की पहनाई, ये मेरी अधूरी बेनाई, क्या देखूं कैसे देख सकूं, ये हिजर की जलवा आराई, ये रास्ता काले कोसों का और एक मुसलसल तन्हाई, मांगूं एक झलक साईं, तुम सच्चे बरहक साईं, सर से लेकर पैरों तक दुनिया शक ही शक साईं। आहा। तो कायनात में जिधर हम देखते हैं हमें शक ही शक नजर आता वाह। है। शक के बारे में मेरे बाबा शफाक अहमद साहब के बड़ा खूबसूरत जुमला जो मैं हमेशा दोहराता हूँ। आपने कहा, जिस दरवाजे से शक अंदर दाखिल होता है, उसी दरवाजे से मोहब्बत, शफकत और एतबार दरवाजा से बाहर निकल जाता है। हाँ। शक और यकीन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। हाँ। जिन लोगों को अपने ऊपर और अपने रब के ऊपर एतमाद नहीं होता, जिनको अल्लाह की ज़ात पे एतबार इस वादे पे नहीं होता जब रब ने कुरान में कह दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे भारी है, फिर हम शक क्यों करते हैं लोगों पर, अल्लाह की ज़ात पर, इर्द गिर्द मियाँ बीवी पर, बहनों पर, औरतों पर, औरत मर्दों पर। अच्छा जिंदगी काशिफ को सर, अजाब एक बना और लेते चीज़ हैं। में इससे पहले कि हम रिश्तों की भी, क्योंकि अहमियत पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो शक व शुबा की वजह से जो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं बहुत से रिश्तों में, मगर एक और पहलू जो मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैंने कहा पहले वो आपसे पूछ लूँ। ये जो एक शक है, जिस शक की वजह से सबसे पहले हम अपने आप को खा रहे होते हैं। हम ज़िंदगी में कभी कोई फ़ैसला करते हैं, हर इंसान अपने हर एज के फैक्टर्स जहाँ से वो गुजर रहा होता है, स्टेजेस से, वहाँ पे एक फ़ैसला करता है। कभी काम का फ़ैसला, कभी पढ़ाई का फ़ैसला, कभी डिग्री का फ़ैसला, कभी मुल्क से बाहर जाने का फ़ैसला, कभी किसी इदारे में नौकरी का फ़ैसला, कभी बिज़नेस का फ़ैसला, ठीक। या शादी का फ़ैसला। जब भी कोई इंसान कोई फ़ैसला करता है, सबसे पहले वो अपने ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, यार ये ठीक किया कि नहीं ठीक किया, यार ये गलत हो गया, यार अपने ही काम पे, अपने ही फैसले पे शक रखता है। इस शक के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए, एक होती है अनसर्टेनिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी ये होती है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो इर्द गिर्द के हालात का है। मेरे उस्ताद थे डॉक्टर मंजर मुफ्ती साहब, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है इसके ऊपर। वो कहते हैं, बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं हूँ लेकिन, बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं हूँ लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। वाह। जब आप इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं अनसर्टेनिटी, तो आप
अपनी सलाहितों के ऊपर भी शक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपका इर्द गिर्द का माहौल आपकी सलाहितों के ऊपर क्या आपको सपोर्ट करेगा या आपके अपोजिट होगा। अच्छा। देखिए फिजा, आपने एक बहुत ही नीचे से शुरू किया और आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। हाँ। मुझे आप बताइए कि ज्यादा लोग वो थे जो दिल तोड़ने वाले थे या ज्यादा वो थे जो दिल जोड़ने वाले थे? यानी सपोर्ट करने वाले ज्यादा थे, जो कहने वाले ज्यादा होते हैं नहीं ये नहीं होना, ये बड़ा मुश्किल है, कंपटीशन बड़ा है, फलां बड़ा है, इतनी लड़कियां हैं, इतने नहीं, लोग हैं। मुझे लगता है मुझे सपोर्ट बहुत मिली है। लेकिन सोसाइटी का ओवरऑल ट्रेंड देखिए ना, ट्रेंड यही ओवरऑल है, ट्रेंड हाँ। ये है ट्रेंड ये कि टांग खींचेंगे। सलाहियत के ऊपर शक करना कि हाँ, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल। आपसे नहीं होगा ये। हाँ। जब इस तरह की बातें हम सुनते हैं घर से सुनने को मिल जाती घर है। से, देखिए ना, एक बड़ा भाई या बड़ी बहन डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या किसी अच्छी पोस्ट पे अच्छी, तो सब छोटों को कहा जाता वो देखो उसको, तुम में कोई सलाहियत नहीं। हाँ। अब वो बच्चे के अंदर शक तो आपने बचपन में ही डाल दिया। अच्छा, एक घर बीज से। है ना, घर के माहौल में माँ ने, बाप ने, इर्द गिर्द के मुआशरे ने, अच्छा। टीचर ने, मदरसे ने, मस्जिद के मौलवी ने शक डाला तो फलां इतना अच्छा तुम नहीं। अब जब ये कहेंगे ना तो बच्चा अपनी सलाहितों को जो है ना वो कभी कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और फिर वही होगा जैसे आपने कहा कि हर काम करने से लगेगा मैं इसको अच्छे तरीके से कर नहीं सकता। वाह, लिहाजा अच्छा। बहुत जरूरी है कि सपोर्ट करें, उसे हाँ। ये ना कहें बल्कि हमेशा कहें यू कैन डू इट। वो बड़ी मशहूर वाकया है ना कि दो बच्चे थे और एक बच्चा जो था 6 साल का था, एक 4 साल का था। 6 साल वाला गिर गया कुएं में, 4 साल वाले ने उसको खींच लिया, निकाल लिया। जब आखिर उन्होंने गांव वालों को बताया, कोई माने ही ना। उन्होंने कहा कैसे मुमकिन है 4 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे को कुएं से निकाल ले, वो भी रस्सा खींच के। तो एक बुजुर्ग ने कहा मैं इनकी बात मानता हूँ। उन्होंने कहा जी आप कैसे मानते, ये पॉसिबल ही नहीं है, छोटा भाई बड़े को बचा ले। उसने कहा मुमकिन है। उसने कहा कैसे? सारे गांव वालों ने। उसने कहा जब छोटा भाई बड़े को बचाने के लिए रस्सा फेंक के खींच रहा था तो छोटे के कान में ये कहने वाला कोई नहीं था बेटे तुम नहीं कर सकते, बेटे तुम छोटे हाय हो। हाय। जब आप ये नहीं सुनते कि यू कैन नॉट डू, आप ये सुनते हैं यू कैन डू, तो हाँ। आपके अंदर से आवाज आती है यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं जीत वाह, सकता हूँ। सही तो बात फिर है। कभी भी आप शक नहीं करते और किसी की शक की बातों को आप कभी जहन में भी नहीं लेकर आते। सो वाह। ट्रेनिंग के अंदर बहुत जरूरी है कि हम उनको समझाएं, उनको पढ़ाएं। सर ये एहसास है, बीमारी है, क्या है? देखिए एक शक। तो समाजी और माशरती बीमारी है जिसको हम कहते हैं सस्पिशन या जिसको हम कहते हैं डाउट। लेकिन इसकी जो अगली शक्ल है ना वो पैरानोया है। दैट इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक शख्सियत का आर्जा है, बाकायदा बीमारी है। ये वो लोग हैं जो शक करके अपनी बीवियों को मर्डर कर देते हैं, जो शक करके अपनी बहनों का मर्डर कर देते हैं, ऑनर किलिंग कर देते हैं, या अपने बच्चों को मार देते हैं या अपने माँ बाप को मार देते हैं। पैरानॉइड जो होते हैं, ये शक की वो आखिरी सूरत है जब शक और अमल एक हो जाते हैं। यानी जिस पे शक करते हैं उसको यकीन समझकर वो अमल भी कर देते हैं। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी नफ्सियाती मर्ज है। और ये भी ज़हन में रखिए पैरानॉय का इलाज जो है वो हम घर में नहीं कर सकते, उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है हमें ताकि वो दूसरों को नुकसान ना दें। लेकिन अगर रूटीन का शक है, जैसे आपने कहा कि सलाहियत में कोई प्रॉब्लम है, काम में, फ्यूचर के फ्रूट में, प्रोडक्ट में, एंड रिजल्ट में, तो उसके लिए सिर्फ ट्रेनिंग अच्छी दे दें, कंपनी अच्छी दे दें, कामयाब लोगों में बिठाएं। शक करने वाले, जैसे आपने कहा मुझे स्पोर्टिंग लोग ज्यादा मिले, स्पोर्टिंग लोगों में बिठाएं उनको। जब आप स्पोर्टिंग लोगों में बिठाएंगे ना तो उसके अंदर से एक हार्मोन आएगा जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट हार्मोन पैदा होता है, सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन। हाँ। ये खुशी के हार्मोन भी है, कामयाबी और अचीवमेंट के हार्मोन भी हैं। ये कार्टिसोल जो आपको शक में डालता है ना, जो स्ट्रेस पैदा करता है, परेशानी, ये उसको खा जाते हैं, उसको मार देते हैं। जैसे पोकेमॉन नहीं गेम में खा जाता हाँ। सबको, ये खा जाता है। जैसे सांप वाली गेम में सांप नहीं खा जाता, बिल्कुल ऐसे ही खुशी के हार्मोन, कॉन्फिडेंस के हार्मोन, एतमाद के हार्मोन जो हैं वो शक के हार्मोन को खा जाते हैं। सो माहौल बदलें, सिलेबस बदलें, तरबियत बदलें। सर अब एक शादी हो रही है लड़का और लड़की की, ठीक है? अब इस दौरान लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है। इस सिचुएशन में लड़की को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा शक्की है, या फिर लड़के को कैसे पता चलेगा कि लड़की शक्की है? बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया। प्यार भी हो गया है, हाँ, समझ इसका- आ गई है कि इसका- भाई शादी इधर करनी है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा अपने नाना और दादा की तरबियत से। एक दिन मैंने यही सवाल पूछा, मैंने कहा नाना आप ये बताइए कि जब आपके दौर में शादियां होती थी तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा जान ही नहीं पाते थे, ना सोशल मीडिया था आपके पास, ना टेलीफोन नंबर था, ना शनाख्ती कार्ड नंबर आप लेते थे कि पता करें कि इसके ऊपर केस तो नहीं, तो आप कैसे डिसीजन कर लेते थे और फिर आपकी शादियां 60-60 साल क्यों चलें? उन्होंने बड़ी बारीक बात बताई। उन्होंने कहा बेटे जब लड़का और लड़की वाले मिलते हैं या जब लड़का और लड़की मिलते हैं शादी से पहले या फैसला करते हैं या घर वाले, तो छोटी छोटी बातों को देखो कि इसका रिजल्ट क्या है और किन बातों के ऊपर ये लोग गुस्सा करते हैं, किन पे करते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हमेशा वहाँ शादी करो जहाँ उन लोगों का सलूक अपने मुलाजमों से, अपने ड्राइवर से, अपने नायब कासिद से, अपने चपड़ासी से, अपने काम वाले और काम वाली से अच्छा हो।
जो उनके साथ अच्छा सलूक करता होगा, मुमकिन ही नहीं है कि वो शक्की हो और अपनी बेटी या बेटे की तरबियत गलत करे। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी कहती थी अगर किसी का पता करना है कि ये खानदानी और शरीफ फैमिली और अच्छे लोग हैं तो उनके मुलाजिम देखो कितने पुराने हैं। कैसी कैसी बात है, एक ब्रेक देखिए। लेंगे सर, इसके बाद ये आपने मुझे टेक्निक बतानी है कि अब ये चेक एक तो ख़ानदान तरीके से हो गया, और अगर कोई ऐसे आपको पता है ऑफिस एटमॉस्फेयर पे कोई मिलता है और लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं और पसंद कर लेते हैं, तो उस वक्त लड़की किस तरह देखे और लड़का किस तरह देखे, क्योंकि शक्की आदमी के साथ तो गुजारा नहीं है ना शक्की औरत के साथ। सही। कब्र खोदो, बंदा अपने आप को खुद में कहती हूँ दफना दो, वो बेहतर है, मगर किसी शक्की के साथ गुजारे नहीं हो सकते। ब्रेक के बाद ये टेक्निक सीखते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शक के ऊपर, और मेरा सवाल काशिफ साहब से ये है कि हाउ टू टेस्ट अ गाय, और हाउ कैन अ गाय कैन टेस्ट अ गर्ल दैट दे आर यू नो शी इज़ नॉट शक्की, ही इज़ नॉट शक्की। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। देखिए, आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, लैपटॉप का दौर है, टैब का दौर है। अगर लड़का लड़की फ़ोन सुनते हुए, मैसेज करते हुए, ऑडियो रिकॉर्ड करते हुए छुप छुप के ये काम कर रहा है, आपके सामने नहीं कर रहा, इसका मतलब कोई चीज़ छुपा रहा है वो। इसी तरह से अगर वो बार बार उठ के जाता है कहीं, आप होटल बैठे हैं, आप यूनिवर्सिटी बैठे हैं, आप कैफेटेरिया बैठे हैं, लड़का उठ के जाता है या लड़की उठ के जाती है, तो एक या दो बार जाना तो नॉर्मल हो सकता है कि मे बी वॉशरूम जा रहे हो, मे बी को फ़ोन आ गया हो, मगर अगर बार बार ऐसी हरकत करता है, इसी तरह फिर आप देखें कि उसका फोकस आपकी तरफ है या उसका फोकस इधर उधर ज़्यादा जा रहा है। अच्छा। जो शक्की होते हैं वो डरे हुए होते हैं, इनके अंदर खौफ होता है बहुत ज़्यादा, फियरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अटेंशन नहीं देते। शक पता कौन करता है? हाँ। जिसके अंदर कमी होती है। बड़ी सार्थर ने खूबसूरत बात की। किस चीज़ की कमी, मतलब मैं बताता क्या? हूं, उसने कहा, सार्थर ने कहा, आप दुनिया में हर उस चीज का शक दूसरे पे करते हैं जो आपके अंदर मौजूद होती है, क्योंकि आपको ये लगता है क्योंकि मैं ऐसा हूं लिहाजा ये भी ऐसा ही होगा। अच्छा। तो क्योंकि आप शक्की होते हैं, डरे होते हैं, आपको हाँ। अपनी कमी होती है, आप उस कमी को जब एडजस्ट कर रहे होते हैं दूसरे के ऊपर तो खुद को छुपा रहे होते हैं। वाह। अच्छा, एक हाइड करने वाला फर्द और एक खुला डुला फर्द, दोनों में साफ फर्क नजर आ जाता है आपको कि फिर ये भी याद रखें, जो बहुत प्यारी आपने बात की कि लड़का लड़की खुद डिसीजन लेते हैं यूनिवर्सिटियों में शादियों के। हाँ। अगर लड़के के माँ बाप बहन भाइयों को आपके रिश्ते का पता है तो आपको शक करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अगर वो छुपाता है, लड़के के घर वालों को और पता होना बिल्कुल चाहिए। लड़की के भी घर वालों को पता होना चाहिए, ठीक, ठीक। क्योंकि अगर आप नहीं बताते तो इसका मतलब है कि आपने जो पोर्ट्रे किया अपना इमेज वो 2 नंबर और झूठा किया हुआ है, वो सच्चा नहीं है। सच्चा नहीं तो जब है। आप घर वालों को बताएंगे इसका मतलब है कि आप कुछ चीज छुपा नहीं रहे। वाह। क्योंकि बड़ी खूबसूरत है, तो मजाक की बात लेकिन है बड़ी खूबसूरत बात। उन्होंने कहा था मुश्ताक अहमद यूसुफी ने, उन्होंने कहा ये लड़कियां बड़ी अजीब होती हैं, इन्हें पसंद तो मर्द के चेहरे का तिल आता है, रिश्ता सालम मर्द से जोड़ लेती हैं। हाय हाय। अब जब आप किसी एक चीज को पसंद करके रिश्ता करने की कोशिश करेंगे तो उस एक रिश्ते के साथ 1000 मसाइल भी जुड़े हुए आते हैं। हाँ। वो खातून खाना भी खाती है, वो खाना खाने के बाद डकार भी लेती है, वो नींद में आवाज भी पैदा करती है, वो खराटे भी लेती है। तो जब आपने एक चेहरा पसंद कर लिया तो आपने उस वजूद से जुड़े बहुत सारी चीजों को पीछे भर दिया। लिहाजा जब आप उसकी तमाम चीज़ों को देख लेंगे अब शक करने की वजह खत्म हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा रिश्ते की पहचान ये है, पहले वीकनेस बताई जाए और कहा जाए कि अच्छी खूबियां कोई नहीं, आप खुद ढूंढ लें। वाह। अच्छी छोड़ दी जाए अगले ऊपर, माइनस बता दी जाए, ये बेस्ट रिश्ता होता है। जिसमें आप अच्छा। सिर्फ खूबियां बताएं और खामियां छुपा लें, इसमें शक की गुंजाइश अच्छा, मौजूद कुछ है। शादियां हैं जो हो गई हैं किसी अरेंज मैरिज के थ्रू या कोई ऐसी कहानी के थ्रू, ठीक है, किसी बड़े बुजुर्गों ने करा दी। कुछ बीवियां शक करती हैं कभी मियाँ के ऊपर, वो घर से निकले तो शक, उनके कपड़े सूंघती हैं धोने से पहले, उनके कोट पे एक एक चेक करेंगी, इनकी बाल का लेंथ तो उतना है, ये 2 इंच ज़रा लंबा बाल है, इस तरह की चीज़ें ज़रा गौर से देखती हैं। ठीक है, मियाँ के इर्द गिर्द पूरा उनको टटोलेंगी, देखेंगी कि भाई को ऐसा कहीं कोई निशान तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, हर तरीके से उनको चेक करेंगी। किसी लड़की के परफ्यूम की कोई स्मेल तो नहीं आ रही, पॉकेटें चेक करेंगी, हर तरीके से वॉलेट चेक कर, और फ़ोन अगर हाथ लग जाए तो फ़ोन तो पूरा परोल लेंगी। ठीक है, और ख़ास तौर पे जिस पे अगर प्लम्बर का नंबर लिखा हुआ है कि प्लम्बर है, तो वो ही कहती नहीं यही लड़की का कॉल है तो वो ये वाला शक जो औरत के अंदर पैदा होता है, ये कब होता है, क्यों होता है, और ख़ास तौर पे शादीशुदा औरतों के अंदर क्यों आता है? जी बिल्कुल आपकी बात है। देखिए ना, आपने एक शादी की मर्द के साथ, अब वो मर्द जो था पहले कज़नों के साथ हंस के बातें नहीं करता था, अब कर रहा है। पहले छुप छुप के फोन नहीं करता था, अब कर रहा है। हाँ। पहले छुप छुप के फोन पे मैसेज नहीं करता, अब कर रहा है। हाँ। पहले पासवर्ड नहीं लगाया हुआ था, अब लगाया हुआ है। पहले वक्त पे जाता था, वक्त पे आ जाता था, अब 9-9-10 बजे घर नहीं आता। हाँ। पहले 8 बजे दफ्तर जाता था, अब 6:30 तैयार होना शुरू हो जाता है। हाँ। पहले संडे को घर होता था, अब कहता है मैंने दोस्तों के साथ जाना है। हाँ। शक तो खुद ब खुद आ जाएगा।
खुद आपकी हरकतें शक पैदा करने वाली हैं। जब आपने अपना डेली रूटीन की तमाम तर जो एवरीडे लाइफ की रूटीन से चेंज कर दी, तो बीवियों को शक करना तो जायज़ है। कई बार ये शक ठीक भी निकलता है इसी वजह से। इसलिए अगर कोई रूटीन से हटकर काम शुरू कर दिया और मुसलसल मर्द कर रहा है वो काम, तो बिल्कुल बीवी का हक बनता है। पहले जो लिबास बीवी कहती थी, वो कहता था मैं ये कलर नहीं पहनता, अब वो पहनना शुरू हो गया अचानक। क्या हुआ अचानक? बीवी कहती है पहले तो आप ये नहीं पहनते थे, पहले मैं आपको पैंट शर्ट देती, मैं शलवार कमीज पहना, अब आप कहते हैं मुझे पैंट करके दो, जीन्स करके दो। शक तो बनता है। सो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मर्द में जब वो किसी स्कैंडल में होता है तो उसके अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, सुना है कि बीवियां जो हैं फौरन पकड़ लेती हैं मियाँ की तैयारी से। जब मियाँ तैयार हो रहा है और तैयार होकर बाहर जा रहा है, अगर दोस्तों में जा रहा है तो भी समझ आ जाएगा उसकी तैयारी से, और अगर वो अपने माँ बाप से मिलने जा रहा है तो भी उसकी तैयारी से समझ आए, अगर वो मस्जिद जा रहा है तो भी घर से निकल रहा है तो बेगम उसकी तैयारी से पहचान लेगी। और यही अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई ऐसी किसी बच्ची को मिलने जा रहा है, देखने जा रहा है, ठीक है, या किसी से मिलने जा रहा है कोई अपनी पुरानी फ्रेंड से, तो जब वो तैयार होगा तो बीवी को फौरन पता चले। तो ये बीवी पता कर लेती है, सही बात है। मर्द की तैयारी से असल में मर्द खड़ा जाता है। उसकी वजह ये है ना फिजा, कि वो आपकी रग रग से वाकिफ है। उसे पता है आप खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं, चलते क्या हैं, चेहरे पर रंगत क्या है। अचानक आपका चेहरा जो है वो ब्लश होना शुरू हो गया है, अचानक आप क्रीमें लगाना शुरू हो गए हैं, अचानक आपको स्प्रे याद आ गई हैं, अचानक आपने कभी परफ्यूम नहीं लिया था, आप जेब में भी एक रखते हैं परफ्यूम, एक गाड़ी में भी आप रखना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और बीवियां इस मामले में बहुत सेंसिटिव होती हैं, बड़ी हसास होती हैं, वो नजर रखती हैं कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब अचानक क्या हुआ, अब इसको कौन मिला। फिर आप देखिए ना, बीवी के साथ शॉपिंग पे जाना है तो शौहर का मुंह भांडेरगा होया होया, ऐसे उसने किया हुआ, कब जाना है, कितने बजे, जल्दी करो, मैं बड़ा थका हूँ। और जब बाहर जा रहा है बड़ा खुश खुश जा रहा है। वो कौन से दोस्त हैं भाई जिनके साथ मिलकर इतना खुश है और बीवी बच्चों के साथ खुश नहीं है। तो बीवी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तल्लक। अच्छा, बात करते ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली कोई फेयर नहीं होता, लेकिन खावंद साहब की ख्वाहिश जरूर होती है, उस पर भी खावंद अपने आप चेंज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बीवियां बहुत अच्छा करती है कि ख्वाहिश ही मार देती हैं ऐसे मर्दों की, ताकि वो एक अफेयर में जाए ही ना। सो अगर कोई बीवी ऐसा शोहर पे करती है, मगर एक बात ज़हन में रखिए, फ्रांसिस बेकन ने एक बड़ी खूबसूरत बात उसने कहा था, ख्यालात में शकूक ऐसे हैं, ख्यालात में शक करना ऐसे है जैसे परिंदों में चमगादड़ उड़ा दी जाए। अगर आप मोहब्बत के परिंदे घर में रखना चाहते हैं तो प्लीज उसके अंदर चमगादड़ ना आने दें। अगर खामत के अंदर कोई ऐसी हरकत जिनका मैंने इशारा किया तो प्लीज शक मत कीजिए। अपनी हस्ती बसते घर को और जन्नत को शक की नजर करके उजाड़िए मत। हाँ, बात सही है, क्योंकि बंदा जब इस तरह से उसके ऊपर ज़बरदस्ती, जब वो कुछ नहीं कर रहा उसके ऊपर शक करो शक करो शक करो, या अपनी सहेलियों को देख के और उनके मियाँ खावंद इस तरह की कर रहे हो हरकत, और आपको सिर्फ आपकी सहेलियाँ बता रही हो, आपकी बहनें बता रही हो कि भाई मेरा मियाँ तो ऐसे कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो कर रहा है तो ये भी जो है इसी तरह कर रहे होंगे, ऐसी ज़रूरी लाजमी कोई बात नहीं है। तो शक की वजह से आप अपने मियाँ की और अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब करिए। ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग फिज़ा। नाज़रीन, हम शक के ऊपर बात करें, हमारा आज का टॉपिक है। काशिफ साहब हमारी यहाँ पे रहनुमाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा बता रहे हैं। मुझे तो एक और सवाल ये करना चाहूँगी कि बाप बेटी के ऊपर शक करता है, मोस्टली भाई जो है बहनों के ऊपर शक करना शुरू करते हैं। बहनें अगर कॉलेज से अपनी किसी स्कूल की फ्रेंड के साथ या कॉलेज की फ्रेंड के साथ अगर आ जाती हैं, ठीक है, घर उनके घर से होते हुए, तो भाई ने पूरी डिटेल पूछनी है, शक करना है, एतमाद नहीं करना कि हाँ वो गई है तो वापस आ जाएगी, या कोई किसी दोस्त के पास अगर मिलने जा रही है तो क्यों जा रही है। बाप को शक शुरू हो जाता है, बेटी अगर काम की जगह पे जाती है, काम करी है, वहाँ पे गई है, या लेट घर अगर वापस आई है, घंटा भी लेट हो गई तो माँ भी शक करना शुरू कर देगी। ये जो शक वाला घर में भी अपनी बेटियों के साथ और अपनी बहनों के साथ होता है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, मुझे अपनी ही लिखी हुई एक नज्म याद आ गई। शाम ढले नमनाक सड़क पर बर्फ सी रंगत वाली लड़की किसका रास्ता देख रही है। शाम ढले नमनाक सड़क पर बर्फ सी रंगत वाली लड़की किसका रास्ता देख रही है। खिड़की खोलकर मैं क्या पूछूं, कह देगी वो नैन चुराकर, दुनिया कितना शक करती है, कान का बाला ढूंढ रही हूँ। यहाँ तो कोई कान का बाला ढूंढने में देर हो जाए, यहाँ तो कहीं ट्रैफिक में फंस जाए, यहाँ तो कहीं असाइनमेंट पे आ जाए, यहाँ तो कहीं आप और मेरे जैसों की रिकॉर्डिंग लेट हो जाए, तो दुनिया शक करना शुरू कर देती है। एक दफ़ा बाबा जी शफाक अहमद साहब, आपको पता है मेरे बाबा थे, तो बाबा कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ लोगों को शक की बातें अपनी अम्मा को बताना शुरू हो गया। एक मजांग में रहते थे। अच्छा। तो मैंने कहा अम्मा वो देखो फलां ये करता है, अम्मा फलां। अम्मा कहते अम्मा बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन क्या इल्म था, क्या नॉलेज था। एक दिन सुन सुन के थाका कहती, कमलिया ओ कमलिया,
यकीन करना सीख, शक तो सारी दुनिया कर दी पुत्र। वाह कहते हैं उस दिन से मैंने अपनी मौत तक सोच लिया यकीन करना वाह। सीखना है। जब तक हम अपनी बहनों पे, बेटियों पे, बीवियों पे, अपने इर्द गिर्द के माहौल पे, अपने लोगों पे एतमाद करना नहीं सीखेंगे, शक का परिंदा बीज की शक्ल में आएगा, बीज तनावर दरख्त बनेगा और घर के घर तबाह करना शुरू कर सर, देगा। कहते हैं शक से बड़ी बीमारी कोई नहीं है और यकीन से बड़ा इलाज कोई नहीं है। कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक बहुत बड़ी तहकीक हुई डॉक्टर अलेक्जेंडर की, उन्होंने देखा कि जो लोग शक करते हैं उनको नफ्सियाती बीमारी भी ज़्यादा होती है, उनको ख़ास तौर पे डिमेंशिया और अल्जाइमर, याददाश्त की बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है आखिरी उम्र में जाकर, जहनी इमराज इनको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये दुनिया में ही अपने लिए जहनी इमराज पैदा कर लेते हैं शक करके। अल्टीमेटली जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पैरानॉय है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, हेलुसिनेशन जिसको हम वहम कहते हैं, ये सारे के सारे शक के दरवाजे से एंटर होते हैं। अगर आप शक को वहीं रोक दें, बाबा जी बड़ी अच्छी बात शफाक साहब कहते थे, बाबा जी क्या करते थे, पुत्र शक पुराना बन के आंदा है, घर दा मालिक बन जाता है। हाय हाय ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਹੋ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ है, हाँ। ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੋ ਉੱਥੇ, शक ਨੂੰ अंदर ही ना आने दो अपनी जिंदगी दे। वाह। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये किस्मत वालों को नसीब होती है जो अल्लाह से लौ लगाते हैं, जो अल्लाह के करने के ऊपर, अल्लाह की रज़ा के ऊपर रज़ा रखते हैं और जो समझते हैं कि जो अल्लाह करता है। देखिए वासिफ साहब की क्या खूबसूरत बात है, जो हाय। करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है सही करता सही है। करता है। जब हम अपनी रज़ा पहले ले आते हैं, जब हम खुद को खुदा समझ लेते हैं नौज़बिल्ला, और हम कायनात को चलाने की कोशिश करते हैं। शक करना कायनात को चलाना है, और जिसकी कायनात है उसको चलाने देना, तुम अपना सिर्फ काम करो, जिसकी तुम्हें ड्यूटी दी गई है वो तुम करते नहीं हो। सारे जहान के ऊपर तुम्हें शक है, और शक वो करता है जिसके अपने अंदर कमी हो, कोताही हो, जिसके अंदर डेफिशिएंसी हो, जो खुद कुछ कर ना सर, सके। जिनके बाप और भाई अपनी बेटी के ऊपर या बहन के ऊपर शक करते हैं, मोस्टली मैंने देखा है जब वो शादी करके जाती हैं तो उनके घर में उनका मियाँ भी उनको इसी तरीके से आगे से मिलता है, क्योंकि ये मुझे लगता है चेन सी बन जाती है। वही बात कि जो कायनात को देंगे वही लौटाएगा। जो बाप इस तरह की चीज़ें सोच रहा होता है, जो भाई सोच रहा होता है, फिर उनके इर्द गिर्द आले वाली यही चीज़ें घूम रही होती हैं और फिर ये फेस कर रही होती हैं बेचारी बच्चियाँ। और वो जो बच्ची के भी आगे बच्चे पैदा होंगे, फिर वो बच्ची आगे उन पर शक करेगी क्योंकि बहुत उनके अच्छी अब्बा ने बात किया आपने है। की, जो जेनेटिक्स में जाती है, विरासत में जाती है बीमारी। आय हाय। और आपने जो बात की ना कि जिस तरह के भाई और वालिद होते हैं वैसे ही शादियां, उसकी वजह है जो शक्की होता है ना, वो शक्की को बड़ा पसंद करता है। शक्की शक्की से रिश्ता जलाएगा, क्योंकि वो शक करता है, उसको हर शक करने वाला अच्छा लगेगा। मगर सर एक पॉइंट और यहाँ पे उठता है, एक बंदा शक कर रहा है, ठीक है, और जो शक कर रहा है एकदम से वो शक सही साबित हो जाता है और वो बच्ची जो है वो गलत साबित हो गई है। जो बाप सोच रहा था, बच्ची पे शक रख रहा था, या जो भाई ने अपनी बहन पे या बीवी ने अगर अपने हस्बैंड पे कोई ऐसा शक रखा था और वो सही साबित हो गया है प्रूफ के साथ, तो फिर अब क्या करे बंदा? नहीं, वो अब जैसे हमने पहले मैंने बातें की, तो फिर क्या कि शक देखिए- करना गलत है? नहीं नहीं, देखिए मैंने वहां कहा कि शक की कोई बुनियाद है तो बिल्कुल ठीक है। हमने बुनियाद की बातें पहले कर ली ना। हाँ। बुनियाद ये है कि अगर वाकयातन उस लड़के या लड़की के आदात में, बिहेवियर में, बोलचाल में, लिबास में पहले से बिल्कुल तब्दीली आ गई है, तो शक की वजह समझ आती है। एक बच्ची है, उसके पास 5-10 हज़ार 20 का मोबाइल, अचानक उसके हाथ में 1 लाख रुपए का मोबाइल आ जाता है, तो बाप का शक करना बनता है उसके ऊपर। बच्ची एक आम लिबास पहन कर जाती थी, अब 1 महीना हो गया, वो कहती है नए लिबास लेकर, ब्रांडेड सूट लेकर दो, नई जूते लेकर दो, मुझे फैशन करती है। बाप का शक करना बनता है। वजूहात हों तो बिल्कुल हक है बाप को भी, खामद को भी, भाई को भी, इवन के बहन को हक है भाई पे करे, बीवी को हक है खामद पे करे। लेकिन कोई सर वजह तो हो। अब पकड़ा जाए तो हो। बंदा, अब इस ऐसी सिचुएशन में क्या करे बंदा? अब पकड़ में आ जाती है देखिए, बात, इसका मतलब तो ये हुआ शक कि प्रूफ हो जाता है। अब जो इससे भी शक बात किया गया था उसका मतलब उसकी बुनियाद ठीक थी ठीक। और वो सही किया गया। इसका मतलब है कि ये शक तो नहीं रह गया ना, ये तो फैक्ट हो गया। फिर ये तो हाँ। फैक्चुअल होगी ना बात। हाँ, वो मगर शक के साथ ही इफेक्ट हो गया हाँ, ना उसका शक। फायदा मैंने कहा था ना इसी वजह से कि शक को इतनी बुरी भी नहीं कि हमने बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। लेकिन जब शक की वजूहात कोई ना हो तब नहीं करना। एक अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, उसमें नहीं करना। कभी जिंदगी में लेट भी बंदा हो जाता है, कभी अच्छा लिबास, कभी मेरी तरह ग्रीन भी पहन आता है। मगर ये इसमें सिनेरियो अगर रेगुलर हो रहा है, रेगुलर हो, प्रैक्टिस बार-बार हो रही है। कंसिस्टेंट हो, और आपका वो रवैया घर में ना हो, दोस्तों में ना हो, बाहर हो, तो फिर शक की गुंजाइश मौजूद है। तो उस वक्त आप बिल्कुल शक कर सकते हैं, क्योंकि एक वैलिड रीजन मौजूद है आपके पास, एक बैकग्राउंड पस मंजर मौजूद है आपके पास। सर कुछ लोग अब जैसे ये जो आप बीमारियां बता रहे हैं, एंजाइटी से लेके और जितने जो आप हार्मोन्स वगैरह बता रहे हैं जो ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड देन इसके स्टेजेस हैं, बंदा सिजोफ्रेनिया तक की स्टेज पे पहुंच जाता है, साइकी लेवल ख़राब कर लेता है। अब ये सारी पोजीशन जो उसकी नॉर्मल टू एबनॉर्मल हो गई हैं, इसका क्या है इलाज, क्या है ट्रीटमेंट क्या है? अब घर वालों को पता चल गया कि भाई ये तो है ही शक, ये तो बोलेगा ही गलत,
ये तो बात ही गलत करेगा तो शक की निगाह से ही देखेगा, सवाल भी शक की निगाह से करेगा। तो इससे बेहतर है फिर उसका इलाज अगर घर वाले मिलकर कराना चाहें तो कैसे करें, या खुद कराना चाहे तो वो कैसे होगी? बड़ी अच्छी बात आपने की। अंग्रेजी में कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप वक्त के ऊपर को काम कर देंगे ना तो वक्त के बाद आपको उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो ही आपको जिस बात पे शक हुआ है, सबसे पहला काम है कम्युनिकेट करें, बात करें। मुझे बहुत अच्छी लगती है अंग्रेजों की बात। जब मैं पढ़ता था अमेरिका में, मुझे UK में, टेबल टॉक करो। वो कहते हैं लेट्स टॉक, Let's लेट्स talk। टॉक। आप यकीन कीजिए फिजा, डिवोर्स के लिए जज के सामने मियां बीवी खड़े होते हैं, लड़ पड़ते हैं, पता कहते हैं लेट्स टॉक, लेट्स टॉक। कितनी खूबसूरत बात है कि वहां भी गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख अच्छा, रहे हैं। कितनी बार लेट्स टॉक के चक्कर में ना चीजें ठीक हो जाती बहुत हैं। अच्छी बात जब आपने की। कम्युनिकेशन मुझे लगता है टूट जाती है, जब आपस में बात ही नहीं होती है, Yes। तो फिर सॉल्व कहाँ से होगी? जब कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, बहस करेंगे, टॉक करेंगे, उसका अपना नेगेटिव, उसका पॉजिटिव, Point of view दोनों जब आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उस कम्युनिकेशन की वजह से भी बाज़ औक़ात चीजें ठीक हो जाती है। इसलिए गोरों की थ्योरी है लेट्स टॉक, हाँ, let's राइट? talk। अच्छा, So- एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हम शक के ऊपर भी बात करेंगे। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें दोबारा मथू कीजिए। वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमारा जो टॉपिक है वो है शक, और काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप बता रहे थे इलाज के बारे में, हाँ। हमें कुछ टेक्निक्स। तो मैं पहला इलाज तो कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन टूटने ना दें, कभी घर में भी, घर से बाहर भी। ठीक है। हत्ता के कोई वर्ष सूरत हाल हो तब भी कम्युनिकेशन न टूटने दें। नंबर दूसरा बात याद रखें, वर्ष से वर्ष सूरत हाल में कभी भी उम्मीद, यकीन और ऑप्टिमिज्म और रोशनी और अच्छे पहलू को अपने हाथ से कभी ना जाने दें। मैं फिजा आपको यहाँ एक जरूर चाहूँगा कि मैं बाबा जी का भी जिक्र करूँ। बाबा अशफाक अहमद ने नई नई गाड़ी ली तो गाड़ी टकरा गई कहीं मुझसे, मैं गाड़ी चला रहा था। तो बाबा ने मुझे कहा कि तुम चलाओ और इसको माफ़ कर दिए जिसने गाड़ी में टक्कर मारी। तो मैंने कहा बाबा आप नेगेटिव ही कभी नहीं हुए किसी के बारे में। बाबा ने मुझे कमाल की बात बताई। कहते हैं तुझे पता है मैंने मुस्बत रहना कहाँ से सीखा? मैंने कहा कहाँ से? कहती माई नूरा से। मैं कही माई नूरा कौन है? कहती हमारे गाँव में दाने भून के बेचा करती थी। उसकी आदत थी, वो कभी जिंदगी में शक्की हुई ही नहीं, उसने कभी नेगेटिव बात ही नहीं की। तो मैं जब एफएससी करके गया ना गवर्नमेंट कॉलेज से, तो बच्चों ने कहा अशफाक तुम्हें तब माने कि तुमने 12 जमातें साइंस के साथ पढ़ी हैं, अगर तुम इस औरत के मुंह से कुछ शक की बात निकलवाओ, गलत बात, नेगेटिव बात करते। मैंने कहा मसला ही क्यों नहीं? कहते मैंने लट्ठे का सूट पहना, नीचे मैंने चप्पल पहनी, हम चले गए अम्मा के पास। अम्मा की आदत थी सबको थोड़े थोड़े दाने मुफ्त में खिलाया करती, सबको दाने। कहते पुत्र खैर है आज मुझ पर हमला करने आ गए हो? कहते अशफाक ने तुमसे बात पूछनी है। कहते पुत्र मैं अनपढ़ औरत, चले पूछ लो। अब अशफाक साहब ने बड़ी अक्ल लड़ा के एक सवाल पूछा। कहते हैं मम्मा नूरा शैतान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब अशफाक साहब कहते हैं मैंने सोचा कि शैतान को तो अल्लाह ने भी इब्लीस कहा, मरदूद कहा, इसकी क्या तारीफ कर सकता है कोई? कहते अम्मा ने बगैर सोचे फौरन जवाब दिया, पुत्र बाकी तो पता नहीं, मुस्तकिल मजाज बड़ा है, जिस काम पे लगा उस पे ही लगा है। अशफाक साहब कहते हैं कमाल की बात अशफाक साहब की। कहते पुत्र तू अंदाजा ला, जिसने मुस्बत रहना है वो शैतान से भी मुस्बत हो जाता है, और जिसने मुस्बत नहीं होना वो रहमान के खिलाफ भी बातें। तो मुस्बत रहें। दूसरी बात नंबर 3, जब भी आपको शक किसी भी मसले पे आए, किसी भी मसले पे, तो उसी वक्त एक सजदा शुक्र अदा करें अल्लाह के आगे। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी ने कहा फौरन सजदा शुक्र अदा करें, क्योंकि शक और सजदा शुक्र ये अपोजिट चीजें हैं। जो ही आप शुक्र अदा करते हैं शक भाग जाता है। सजदा शुक्र, 2 नफिल शुक्राना जी पढ़ के कर शुक्राना सकते हैं हम। अच्छा जी बिल्कुल, कि अल्लाह मुझे शक हुआ, अल्लाह इस शक को मेरे से खत्म कर दे, तू ये बात ही खत्म कर दे शक वाली जिस पे मुझे, अगर ये सच है तो उसे ठीक कर जिसमें शक है, अगर ये सच नहीं है तो मेरा शक ही खत्म कर दे। वासिफ साहब कहा करते थे कि जो फकीर होता है ना, वो या तो शक दिल से निकाल देता है या शक वाली बात ही खत्म कर देता है। तो बस फकीर बन जाए अल्लाह के आगे, फिर अल्लाह पे भरोसा रखें कि अल्लाह मैंने तेरी वजह से रिश्ता निभाना है। अल्लाह ये बेटी, ये बेटा, ये बीवी, ये बहन तेरे हवाले है। अल्लाह मुझे शक हो रहा है, लेकिन अल्लाह तू ऐसा कर दे कुछ कि मेरा शक दूर कर दे, मैं देख लूँ कि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमा देंगे। फिर यह है कि आप जब भी शक में जाएं तो आप अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि शक में होता क्या है कि आपका ब्रेन जो है, माइंड जो है ना, उसके अंदर बैरियर आ जाता है। रैशनल थिंकिंग होती है हमारे बाएं दिमाग में, बायां दिमाग रैशनल थिंकिंग दाएं को नहीं दे पाता, एक बैरियर खड़ा हो जाता है। बैरियर कब खत्म होगा? जब आप रिलैक्स करेंगे बॉडी को, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें,
पूरी बॉडी को जब भी शक हो स्ट्रेच करें छोड़ें, स्ट्रेच करें छोड़ें, बाजू को स्ट्रेच करें छोड़ें, स्ट्रेच करें छोड़ें, टांग को स्ट्रेच करें छोड़ें, स्ट्रेच करें छोड़ें, पेट को स्ट्रेच करें छोड़ें, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके छोड़ेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, बॉडी रिलैक्स होगी, जैसे अभी बैरियर मुझे टूट जाएगा। बस शक हो रहा है किसी बात पे, तो मैं बस ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट भी करना है या बस ऐसे? ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, प्लस पूरी बॉडी को अच्छा। ऐसे करके पहले आंखों को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, सर को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। देखो ये बाजू है, इसको ऐसे हाँ। खींचे, इसको खींच के छोड़ दें, इस अच्छा। बाजू को ऐसे खींचे जोर से छोड़ दें, इस अच्छा। तरह ये हाथ ऐसे करें, ऐसे हाँ। सामने, फिर नीचे, फिर वापस, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर छोड़ दें, फिर इसको करें चारों हाँ। तरफ, ठीक है। उसके अच्छा। बाद ये देखें, इस पाँव को अपनी तरफ खींचे ऐसे जोर हाँ। से, इसको खींचे अपनी तरफ जोर से, फिर अपने पाँव के जूते जैसे हैं या पाँव हैं इसको हाँ। नीचे आगे से, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर छोड़ दें, फिर इस तरह बाएं को करें। अब पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें ऐसे करके, स्ट्रेच करें और इसको छोड़ दें। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। देखिए कितनी ऑक्सीजन होगी, ये देखिए रेड होना शुरू हो गया, ब्लश हो गया। अब ये सारी ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, ब्लड को लेकर ब्रेन में, वो बैरियर तोड़ देगी ब्रेन में, रैशनल थिंकिंग आएगी। वाह, कभी भी शक में फौरी डिसीजन ना लें। सुनिए तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस बताई हाँ, आपने, 45 सेकंड बाद। टू डू दिस। एक और आखिरी बात आपको बताने लगा, हाँ। 45 सेकंड का वेट करें, शक में ना बोलें, ना फैसला करें, ना फैसला करें, ना वर्बल ना नॉन वर्बल रिएक्शन दें, ना यानी हाथ- रिएक्ट नहीं करना, ना हाथ पैर उठाएं हाथ किसी पैर पे, से नहीं हाँ। उठाना, आंखों से नहीं गुस्सा करना, चेहरे से गुस्सा नहीं करना, ओके। एक्सप्रेशन गुस्से। 45 सेकंड, वाई 45 सेकंड? हाँ। इसलिए कि रैशनल थिंकिंग को जज्बाती थिंकिंग के साथ हम आहंग होने के लिए 30 से 45 सेकंड लगते हैं। अच्छा, You need 30 to 45 seconds so that you may be a rational person. जो ही आप रैशनल होंगे, शक खत्म हो जाएगा, बैरियर टूट सर जाएगा। इस सिचुएशन में अगर हम बहुत से लोगों के सामने बैठे हैं और बड़ी शक की तकलीफ हो रही है, तो क्या उस वक्त भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इफ somebody is watching? बहुत बहुत खूबसूरत आपने बात की। इस एक्सरसाइज के बानी कहते हैं कि उस वक्त इसकी जरूरत दुगनी हो जाती है, यानी 2 टाइम्स करें जब आपके सामने कुछ शक की कैफियत आ गई है। नॉर्मली इसको करते रहें, सुबह दोपहर शाम 3 दफा, वो कहते हैं खाने से पहले करें, इसको उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन जब ऐसी सूरत हाल हो, वो कहते हैं बार बार करें। और बड़ी खूबसूरत बात मौलाना रूमी ने कही, उनसे किसी ने कहा कि शक कैसे ख़त्म करें। मौलाना रूमी ने कहा मोहब्बत से। कहा मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, शक ख़त्म नहीं होता, कोई और दवाई भी है? मौलाना रूमी ने कहा दवाई यही है, मिकदार बढ़ा लो। बस मोहब्बत की मिकदार बढ़ाते चले जाएं, शक की मिकदार कम होती चले जाएगी। सर बड़ी अच्छी बात बोली। आखिर में शक के बारे में कोई ऐसी बात आपको लगता है कुछ कहना है, मैसेज देना है हमारी खास तौर पे माशरे में आवाम को, तो प्लीज ओवर टू यू, क्योंकि बहुत अच्छा आपने, मुझे लगा आज के जी, शो पे बहुत ही बिल्कुल अच्छा मैं, एलैबोरेट किया। तीन हवालों से बताऊंगा बात जी। ताकि लोगों तक पहुंचे। पहली बात कि हमारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाकीज़ा मुताहरा के ऊपर शक की बुनियाद पर आपको पता है इल्ज़ामात लगे। आय हाय। अल्लाह ताला को कुरान मजीद में आयात उतारनी पड़ी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा जब अल्लाह से मिलने को तूर पर गए, पीछे उन पर शक कर दिया उनकी कौम ने कि वो देखो कहीं लूटने गया है, पता नहीं फलां काम कर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को शक की बिना पर उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। दो अंबिया और एक उम्मतुल मोमिनीन की आपको मैंने मिसाल देकर बताया कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है कि अल्लाह को आयात उतारनी पड़ी हैं कि बेजा शक ना करो। तो वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों को बेजा शक की वजह से अजाब में डाल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जोड़ना सीखें, तोड़ना ना सीखें। तोड़ना तो पहली सोसाइटी में बहुत हो गया है। प्लीज वो लोगों को जोड़ें। जोड़ना एक तरह से हो सकता है, शक ना करें, एतमाद करें। ब्रिंग द चेंज, जोड़ना सीखें। क्या बात है। इसी मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ पहुंचते हैं और आपको बहुत शुक्रिया कहूँगी। बड़ा मज़ा आया आज के टॉपिक को एलैबोरेट करके। देखिए बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे बैठ के कुछ खुद सीख भी रहे होते हैं, प्रैक्टिस का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह मैं कहूँगी कि जो एक कान सुन रहा है, दूसरे कान से निकालने से बेहतर ये है कि जो सेंटर में आपके दिमाग में बात रह गई है उसको वहाँ रख के अच्छी बात को, तो उसको उस पर अमल करना शुरू कर दें। जो उसमें से नेगेटिव कोई बुरी बात है तो वो निकाल दें, किसी की भी सुनी हुई। तो अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी ज़िंदगी से शक को हटाएं, क्योंकि शक एक कीड़े की तरह, दीमक की तरह आपकी ज़िंदगी को खा जाएगा, आपको खा जाएगा, आपके रिश्तों को खा जाएगा, आपके प्यारों को खा जाएगा। और यही फिर जब सब चीज़ें खा जाएगा ना, तो कब्र में ना ये कीड़े बन के हमें खा जाएगा। तो शक की बुनियाद पे ना लोगों की ज़िंदगी को खाएं, ना अपनी ज़िंदगी को खाएं। इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आपसे मुलाकात करेंगे फिर से मॉर्निंग विद फिज़ा में।